हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली आप सभी के लिए एक वन शॉट लेके आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है आवर रिलेशनशिप। ये एक स्वीट एंड फनी स्टोरी है। फनी मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको फर्स्ट सीन में ही पता चल जाएगा। एंड इसमें टॉप हमारा लैंड वांग जी है एंड बॉटम विंग है। तो स्टोरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि ये वन शॉट है तो स्टोरी एक ही चैप्टर में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वन शॉट। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है, मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की टूटने की आवाज़ आ रहा था और चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। तो चलिए उस मेंशन में घुस कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे दो इंसान लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पे एक इंसान लिटरली चीज़ों को फेंक रहा था सामने वाले इंसान के ऊपर, और वो उस चीज़ों से बच रहा था और वो चिल्ला कर बोल रहा था, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या। यहाँ पे वो इंसान जो चीज़ों को फेंक रहा था वो कहता है, तुम बाहर निकलो, तुम मेरे सामने मत आओ। और वो ना ऐसे कहकर लिटरली उस इंसान के पीछे दौड़ने लगता है, और वो इंसान उसे भागने के लिए दौड़ रहा था, लिटरली उसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन वो भी खुद का जो है ना बचाव नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ पीछे जो था ना, लिटरली उसे मारने के लिए उतावला हो रहा था। उसके हाथों में झाड़ू था, उसके हाथों में गमला भी था, दोनों हाथों में, एक हाथ में झाड़ू था, एक हाथ में गमला था, एंड वो दोनों चीज़ों को लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पे अब मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो मार रहा था वो हमारा वेवुशन है, और जो मार खा रहा था वो हमारा लैंड वांग जी है। और वो लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं उनसे ही पूछेंगे, पहले उनकी लड़ाई तो खत्म होने दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो विंग था, विंग दोनों हाथों में चीज़ों को लेकर वांग जी के पीछे दौड़ रहा था, और वांग जी जो विंग से बचने की कोशिश कर रहा था। लिटरली वांग जी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ऑलमोस्ट घर के सारे चीज़ें टूट गए थे, एंड हमारे विंग ने वांग जी का हालत भी बहुत ख़राब कर दिया था। वांग जी के सिर पर भी चोट लगा था, वांग जी के थोपड़े पर तो 3-4 थप्पड़ों का निशान भी लग गया था, और उसके कपड़े भी सही जगह पे बिल्कुल नहीं थे। और लिटरली लग रहा था कि विंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से वांग जी को मारा है। वांग जी जो चिल्लाकर कह रहा था, रुक जाओ, क्यों मार रहे हो, पहले ये तो बताओ। लेकिन हमारा जो विंग था, विंग कहता है, बाहर में जाओ, तुम बाहर निकलो अभी के अभी, मेरे सामने तुम मत आओ, तुम मुझे मन कर रहा है कि तुम्हें रुको, अभी के रुको, अभी रुको, मैं तुम्हें मारूंगा, तब जाके मेरा दिमाग शांत हो। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, तुमने तो मार लिया है मुझे, और कितना मारोगे, रुक जाओ, अच्छा तुम बताओ, पहले शांत होकर बताओ कि तुमने आखिर मैंने क्या किया है। यहाँ पे विंग कहता है, तुम खुद सोचो कि तुमने क्या किया है, और अभी रुको, तुम भाग क्यों रहे, रुको। और ये कहकर ना उसके हाथों में जो गमला था उसे फेंक कर मारता है। वांग जी कुछ इंच की वजह से वो बच गया था, वो गमला नीचे जाके टूट गया था। और वांग जी जो उस गमले को देखकर विंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, विंग ये क्या किया तुमने, ये एंटीक पीस था, तुमने तो तोड़ दिया। यहाँ पे जो विंग था, विंग झाड़ू को लेकर वांग जी के पास दौड़कर वांग जी के पिछवाड़े पर मारते हुए कहता है, तुम्हें एंटीक की परी है, यहाँ पे मार खा रहे हो, तुम्हें एंटीक की परी है, अभी के अभी निकलो, मेरे घर से निकलो, तुम अगर यहाँ इस घर में कदम भी रखे ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसे कह के वांग जी के पिछवाड़े पर 3-4 झाड़ू के बारियों से वांग जी का पिछवाड़ा तो कर देता है लाल। और वांग जी चिल्लाते हुए वहाँ से वो दर्द की आवाज़ निकालते हुए वहाँ से लिटरली वांग जी को विंग खुद वांग जी को बाहर निकाल देता है घर से। और वांग जी जो धड़ाम से मेंशन से बाहर जाके एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया था। लिटरली वो एकदम ना, उसका मुंह एकदम ज़मीन पर एकदम मुंह पे बल गिरा था वो। एंड यहाँ पे जो वांग जी था, सॉरी विंग था, विंग ने गेट को लगा दिया था, मेन गेट को लगा दिया था। यहाँ पे वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर विंग ने मारा क्यों है। यहाँ पे जो विंग था, हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग जो गुस्से में अभी भी तिल मिला रहा था, वो ना चीज़ों को वैसे ही ना तोड़ रहा था। वैसे भी घर का कोई भी चीज़ अभी रहा ही नहीं है, सब कुछ एकदम बिखर के गया है, टूट गया है। विंग ने लिटरली एक एंटीक पीस को तोड़ दिया है, जो एक गमला था, बहुत ही सुंदर सा एंड बहुत ही रेयर था, वांग जी ने खुद इसे लाया था, एंड ये विंग ने तोड़ दिया था। एंड लिटरली विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में जाए एंटिक, वो तो गुस्सा है वांग जी से। आखिर वांग जी से वो गुस्सा क्यों है। यहाँ पे विंग जो सोफा पे बैठ जाता है, सब कुछ तो टूटा हुआ था, और घर में जो मेट्स थे वो तो छुप छुप कर सब कुछ देख रहे थे। एंड जो मेट्स छुप छुप कर देख रहे थे ना, वो विंग को देख रहे थे। विंग जो अभी भी गुस्से में बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा था। यहाँ पे जो विंग था, अब विंग खुद बोलने लगता है कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है। यहाँ पे विंग कहता है, हाय मेरा नाम विंग है, और मेरा उम्र अभी 27 साल है, यानी कि 27, और मैं इस घर में रहता हूँ। ये मेरा और लान वांग जी का जो अभी गया है, जिनकम्मा मन तो कर रहा है कि अभी जाके उसके मुंह पे मारो। खैर, जो अभी गया है ना, वो मेरा हस्बैंड है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, एंड मन तो कर रहा है कि अभी जाके बोलूँ शादी का 1 साल में उसने किया क्या है। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रहा है ना, समझा रहा हूँ। अभी जो मैंने उसे इतना मारा है, इसका भी रीज़न है। अब रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरी और वांग जी की अरेंज मैरिज हुआ था, क्योंकि मेरे फादर इसके फादर को जानते थे, और इसके फादर मेरे फादर को जानते थे। मैं स्टडी के लिए बाहर गया था अमेरिका। मैं वेब डिज़ाइनिंग करता था, यानी कि मैं वेब डिज़ाइन करना पसंद करता था, एंड ये मेरा हॉबी भी था, एंड मैं इसे बिज़नेस के तौर पर भी करना चाहता था। इसीलिए मैं बिज़नेस के स्टडीज़ के लिए वेब डिज़ाइनिंग के लिए मैं बाहर पढ़ने गया था। एंड किस्मत से मुझे वहाँ पे एक लड़का दिखा था। अब वो लड़का ऑफकोर्स बहुत हैंडसम था,
मेरा यूनिवर्सिटी का उस दिन फर्स्ट डे था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड सबसे पहले मेरी नज़र उस लड़के के ऊपर चला गया। वो लड़का ऑफ कोर्स देखने में इतना ज़्यादा हैंडसम था, मैं तो उसके ऊपर लट्टू हो गया। उसे देखने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है, यानी कि मैं लड़कों को भी पसंद करता हूँ। मुझे वो पता नहीं था एंड जब मुझे पता चला मैं खुद हैरान हो गया। उसके बाद भी फिर भी मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया एंड मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग सा करते हैं एंड कुछ अलग सा डेट करते हैं। बेसिकली मैंने कॉलेज लाइफ में 3-4 रिलेशनशिप तो किया है, वो भी लड़कियों के साथ। लड़के के साथ करने का कोई भी एक्सपीरियंस मेरा नहीं था एंड फर्स्ट उस लड़की को देखने के बाद मेरा एक अलग सा फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होने लगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरे साथ उसकी सेम क्लास नहीं था, यानी कि वो बिज़नेस स्टडीज़ करता था और मैं वेब डिज़ाइनिंग करता था। बेसिकली मेरी और उसकी अलग सब्जेक्ट है। वो बिज़नेस जिस तरह का करता था वो अलग तरीका का था और मैं एक वेब डिज़ाइनिंग करता था जो अलग तरीके का था। तो बेसिकली मेरी और उसकी अलग अलग मैच थी। सो दैट्स वाई उसके साथ मेरी कोई भी सेम क्लास नहीं था। लेकिन हाँ, वो कैंटीन में ज़रूर आता था खाने के लिए और वहाँ पर मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियाँ उस लड़के को देखने के लिए आते थे। लेकिन वो लड़का एकदम साइलेंट रहता था। मैं कभी कभी सोचता भी था कि ये लड़का इतना घमंडी क्यों है। लाइक होता है ना, वो हैंडसम है तो बहुत ज़्यादा अकड़ उसमें होता है। तो मेरे दिमाग में यही था कि इसके दिमाग में भी शायद बहुत ज़्यादा अकड़ है कि हाँ वो हैंडसम है, इसीलिए। खैर कहीं ना कहीं मैं भी उन एडमायर में से एक था। उस लड़के को देखकर मुझे पता भी नहीं था वो लड़के का नाम भी क्या था। बहुत पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला था उसका नाम लान वांगची था। वो बिजनेस स्टडीज़ करता था। खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरे दिल की धड़कन उसकी वजह से बढ़ गया था, यानी कि दिल में घंटी उसकी वजह से बढ़ा था। तो दैट्स व्हाई मैंने कोशिश किया कि चलो उसके साथ मैं कुछ बातें करती हूँ ताकि मैं उसे दोस्त बना पाऊँ पहले। लेकिन मेरी बदकिस्मती, दोस्ती तो उससे हुआ नहीं, उल्टा वो मुझे नफरत करने लग गया। अब कैसे करने लगा वो आप देख ही लीजिए। तकरीबन बहुत दिन हो चुका था मैं इस यूनिवर्सिटी पर आया था, इसीलिए मैंने अब सोच ही लिया था कि हाँ मैं एक बार उसके साथ बात करके रहूँगा। तो कैंटीन में वो लड़का अकेला बैठा था, यानी कि वो लान वांगची वहाँ पे अकेला बैठा था एंड वहाँ पे वो अकेला बैठकर खा रहा था। हाँ बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड बहुत सारे लोग वांगची को घूर घूर के देख रहे थे। खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चला खाने को लेकर वांगची की टेबल के पास जाने लगा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं जब खाना लेके जाने वाली थी तभी किसी के पैर के साथ लगकर मैं धड़ाम से नीचे गिर गया एंड लिटरली मेरे नोज़ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। लेकिन उठने के बाद तो मुझे और पेन होने लगा, क्योंकि वहाँ पे जो खाना मैं लेके आया था वो खाना डायरेक्ट किसी के ऊपर गिरा था और वो और कोई नहीं, लान वांगची जो बैठा हुआ था और मेरी जो खाने का सारा कुछ वांगची के पूरे मुंह पर गिर गया था। वांगची के मुंह पे वो सॉसेस लगे हुए थे बहुत सारे, जो मैंने वेजिटेबल्स एंड राइस लिया था सब कुछ वांगची के ऊपर गिर गया था। एंड लिटरली वो देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग हैरान जैसे हुए थे, हंसे भी बहुत थे। एंड ये देखकर लान वांगची तो हुआ मेरे ऊपर गुस्सा, एंड जो मैं जानबूझकर किया ही नहीं है उसके लिए मुझे बहुत बातें सुनना पड़ा। वहाँ पे वांगची ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा और इतना ज़्यादा एम्बैरस लगा, मैं वहाँ से दौड़ कर बाहर चला गया। मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरस लग रहा था। उसके बाद 2 हफ्ते तक मैंने उस लड़के को नहीं देखा है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद अचानक वो फिर से दिखा एंड वो उससे भी ज़्यादा 2 हफ्ते मैं उस लड़के को नहीं देखा था एंड 2 हफ्ते बाद वो लड़का देखने में इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लिटरली मैं उसे घूर घूर के देख रहा था, मेरी आंखें मुझे ही धोखा दे रहा था। खैर 2 हफ्ते बाद उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने उसे बहुत ढूंढा सॉरी कहने के लिए, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं और ऊपर से उसका होम एड्रेस मुझे पता नहीं था। फाइनली 2 हफ्ते बाद वो जब मिला तो मुझे चांस मिल गया था उसे माफ़ी मांगने का, उसे सॉरी बोलने का। तो इसीलिए जब 2 हफ्ते बाद वो आया था उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन मेरे साथ फिर से कांड हो गया, जो मैं लिटरली मैं क्या कहूँ, मेरा किस्मत ख़राब था या फिर कुछ और ख़राब था। लान वांगची जो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे खड़ा हुआ था एंड वो कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। मुझे पता नहीं वो कौन है, शायद उसके साथ ही कि कोई क्लासमेट्स होंगे। खैर मुझे उससे क्या, मैं तो दौड़ के जा रहा था वांगची से बात करने के लिए। लेकिन मेरे साथ हो गया एक और कांड। मैं जब उससे बात करने जा रहा था तब किसी के साथ मेरा धक्का लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और मैं किसी के ऊपर गिरा। वो एक लड़की थी जिसके ऊपर मैं गिर गया था एंड मेरा उस लड़की के साथ एक्सीडेंटली किस हो गया, लिप्स पे नहीं गाल पे। वो लड़की ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा लिप्स उस लड़की के गाल पे जाके लगा था। एंड उसके बाद सारे कॉलेज वाले तो मुझे घूर घूर के देख रहे थे एंड उस लड़की को घूर घूर के देख रहे थे। यहाँ पे मैं जब अचानक उठ गया ना, उसके बाद मैं इधर उधर लान वांगची को ढूंढने लगा, लेकिन बदकिस्मती से लान वांगची वहाँ मिला ही नहीं।
एंड मेरे साथ उसकी फिर से कोई बात नहीं हो पाई। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे, मैं अपनी स्टडीज़ पर बिजी होने लग गया था, सामने मेरा एग्जाम भी था। इस वजह से अब लान वांग जी को मैं देख भी नहीं पाता था। उसके बाद पढ़ाई में ऐसे ही बिजी चलते चलते तकरीबन 2 महीने बीत गए एंड 2 महीने में मेरे एग्जाम्स, मेरी पढ़ाई का प्रेशर खत्म हो गया था। एग्जाम भी मैंने दे दिया था इन 2 महीने में एंड पढ़ाई का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करूँगा। इन 2 महीने में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जो बना लिया था। एक था एंथनी, जो बहुत ही अच्छा था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड लिटरली एंथनी का एक सीक्रेट मुझे पता चल गया था। एंथनी जो एक गे है एंड वो लिटरली बॉयज़ को पसंद करता है। मैंने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में भी मैंने उसे बताया कि मैं लड़कों को भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे एंथनी मुझे मुझसे डेट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सीधा बोल दिया कि नहीं, मैं तुमसे डेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुमसे दोस्ती ज़रूर कर सकता हूँ। तो उसी के खातिर हम दोनों दोस्त बन गए। एंथनी बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड मेरी बहुत हेल्प करता था। ऐसी एक और फ्रेंड मेरी बन गई, वही लड़की जिसके साथ मेरी एक्सीडेंटली किस हो गया था। वैसे वो किस नहीं कर सकते, चिक्स पर मैंने किस किया था। उसके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप हो गई एंड वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। उसके बाद मेरी और एक फ्रेंड आती है जिसका नाम विनिंग था। विनिंग भी यहीं पे पढ़ाई करने के लिए आया था एंड विनिंग मेरे जैसा ही बाइसेक्सुअल है, उसे भी लड़के पसंद थे एंड इसीलिए उसके साथ भी मैंने फ्रेंडशिप कर लिया। तो यही तीनों फ्रेंड्स के साथ मैं हैंग आउट करने के लिए बाहर जा रहा था। एंड अमेरिका इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे पब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर पब में पार्टी किया जाए। तो हम लोग चले पब में एंड मैंने पब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उस दिन क्या हुआ ही था मुझे याद भी नहीं था। खैर उसे याद करके मैं क्या करता। उसके बाद इतना ड्रिंक करने की वजह से मैं तकरीबन 1 हफ्ता यूनिवर्सिटी जा भी नहीं पाया। उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद रिकवर होने के बाद मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद सब कुछ शांत था। मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था, हम कैंटीन में बैठकर बातें करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ अलग हो गया था। एंड लान वांग जी जिसे तकरीबन मैं ढूंढ रहा था, लान वांग जी तब पता नहीं क्यों वो गायब हो गया था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वो 2 महीने बाद दोबारा वापस आया एंड 2 महीने बाद वो थोड़ा अलग लग रहा था, पता नहीं क्यों कुछ अलग टाइप का वो लग रहा था। खैर उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो आ गया था, मेरा मुंह तो फिर से ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं उसके साथ बात करके ही रहूँगा, लेकिन शायद मेरे फूटी किस्मत पर उसके साथ बात करना ही लिखा नहीं था। इसी वजह से मैं उसके साथ बात नहीं कर पाया था। ऐसे ही और दिन बीत गए। उसके बाद फाइनली जाके एक बार उसे मौका मिला, मुझे मौका मिला उसके साथ बात करने का। एंड वो वक्त था उस हैंडसम इंसान का बर्थडे। उस दिन उसका बर्थडे था एंड जब मुझे पता चला था तो मैंने सोच लिया था कि इस बार उसके साथ मैं दोस्ती करके ही रहूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो अपने अंदर थोड़ा सा और जुनून डाल ले। एंड मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं एंड मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उनकी वजह से मेरे तो और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर अंदर में कूद कूद कर भर आया। तो मैंने सोचा कि चलो अब जाके थोड़ा सा प्रपोज या फिर फ्रेंडशिप कुछ भी कर लो, बस कर लो एंड उसके साथ एक अच्छा रिलेशन मैं बना लूँ। लेकिन आवर रिलेशन लिटरली ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। खैर उस दिन मैं सोचा कि चलो एक अच्छा चीज़ देखे जाओ। तो मैंने एक केक उसके लिए खुद घर में बनाया एंड घर में बनाने के बाद मैंने बहुत यूनिक तरीके से मैंने बनाया था। वहाँ पे मैंने बहुत तरीके की नई नई ट्रिक यूज़ किया था एंड मैं खुश था एंड मैं श्योर था कि ये केक लान वांग जी को तो ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद मैंने एक बुके खरीदा एंड उसे लेकर डायरेक्ट मैं वांग जी के पास जा रहा था। एंड वांग जी को मैं अपने ख्याली दुनिया में सोच रहा था कि वांग जी को मैं ऐसे हैप्पी बर्थडे विश करूँगा एंड वो बुके मैं उसे दे दूँगा और वो बुके भी हाथ में बहुत ही प्यार से ले लेगा और केक भी बहुत ही प्यार से काटेगा और मेरे केक का तारीफ़ करेगा। लेकिन 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 मेरा किस्मत इतना ज़्यादा फूटा था कि वो हो ही नहीं पाया। उस वक्त मैं केक और बुके लेकर उसके पास जा रहा था। उस वक्त वांग जी जो यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल प्लेग्राउंड पे था, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, वहाँ पे मैं कुछ देर बैठा रहा ताकि उसका गेम ओवर हो। फाइनली तकरीबन आधा घंटे बाद उन दोनों का उन लोगों का गेम खत्म हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं उसे केक भी दूंगा गिफ्ट में और बुके भी। एंड मैं तो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लग गया था और मैं बहुत ही स्टाइल से बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर वांग जी की तरफ बढ़ने लग गया था। वांग जी जो थक गया था, लिटरली इतना खेल रहा था उसने, इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर पसीना था। वो पानी पी रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि मैं आ रहा था। यहाँ पे वांग जी जो पानी पीना बंद कर दिया था और वो मेरी तरफ देख रहा था। इसे देखकर तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। इतने दिनों में मैं उसको अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा था, उसका अटेंशन लेना चाहता था, लेकिन अटेंशन ले नहीं पाया। लेकिन इस बार वांग जी ने उसकी तरफ देखा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब और भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। तो बस मैं बहुत ही प्यारी तरीके से उसके पास जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे पैर में कुछ फंस गया एंड मैं धड़ाम से फिर से नीचे गिर गया। मुझे पता नहीं मेरे हाथ की चीज़ें कहाँ जाके गिर गया एंड बस मैं अपने पैर को लेकर लिटरली बैठ गया और इस बार मेरे सिर पर भी लगी एंड मेरे पैर में भी चोट आ गया था। मैं तो अपने चोट को देख रहा था। उसके बाद मुझे अचानक बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दिया। मैं तो ऊपर देखना ही भूल गया था। पहले तो मैं चिल्ला कर बोल रहा था, देख नहीं रहे हो कि मुझे चोट लगा है, लेकिन इस बार ये चिल्लाना बहुत ज़्यादा डरावना था मेरे लिए। मैं उस चीखने से इतना ज़्यादा डर गया था, मेरे कानों में एक ही शब्द आया, वी यिंग।
एंड ये सुनने के बाद मैं ऊपर उठ गया तुरंत ही। एंड मैं सामने देख रहा था, सामने का नज़ारा देखकर मैं शॉक हो गया था। लिटरली मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। मेरा केक जो मैंने वांग जी के लिए बना के लाया था, वांग जी जो उसके मुंह पर वो केक जाके लग गया था। एंड लिटरली उसका चेहरा केक से भर गया था, उसके पूरे शरीर में केक लग गया था। एंड वो मुझे बहुत ही गुस्से में देख रहा था। जो फूल मैंने उसके लिए लाया था वो फूल किसी मोटे गेंडे के ऊपर जाके गिर गया। एंड वो उस फ्लावर को लेकर खुश होकर वहाँ से चला गया। लेकिन मेरे ज़िंदगी का जो फूल था वो वहीं पे उजड़ गया। वहाँ पे वांग जी जितना ज़्यादा गुस्सा मेरे ऊपर हो गया था। उस दिन वांग जी ने कहा था गुस्से में, तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जब भी तुम मेरे आसपास रहते हो मेरे साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होता है। आज के बाद से तुम मेरे सामने भी मत आना। याद रखना, अगर मेरे सामने आए उस दिन तुम्हारी आखिरी दिन होगा। अगर तुम मेरे सामने दोबारा आए तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और ये कहकर वो जान ही लगा था, तभी वो रुक गया। इसके पूरे बॉडी पर अचानक जलन महसूस हो गया। उस वक्त मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ऑलरेडी मैं उसका डांट खाकर वहीं पे खड़ा हुआ था। वो दोबारा मेरे पास आया और वो मेरे ऊपर दोबारा चिल्ला कर कहा, ये तुमने क्या किया है? मुझे जलन क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ पे जो मैं था मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत इनोसेंटली उसकी तरफ देख रहा था। यहाँ पे वो मेरे ऊपर फिर से डांटा, फिर से मुझे बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया था, वो वहाँ से गुस्से में चला गया था। उसके बाद मैं भी उसके साथ कुछ दिन बात नहीं किया था, क्योंकि मैं भी उससे नाराज़ था। एंड वो तो मुझसे पहले से ही नाराज़ था। वो वहाँ पे बात करता था, कैंटीन में आके खाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता था। मैं छुप छुप कर उससे देखा करता था। लेकिन उसके बाद वो मुझसे बात करना छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। और मैंने अगर कोशिश भी किया फिर भी वांग जी कभी भी मेरे साथ बात नहीं करता था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लग गया था और मैं भी अपने आप को संभालने लग गया था, मूव ऑन करने लग गया था। मैंने सोच लिया था कि अगर उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छा नहीं हो रहा है तो खैर कोशिश करके क्या फ़ायदा। एंड ऐसे ही मैं अपनी स्टडीज़ पर इस बार फोकस करने लग गया था। एंड मैं इस बार अपने पूरी तरीके से अपने स्टडीज़ पर फोकस करने लग गया था। मैं अपनी पढ़ाई करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता था, कैंटीन में खाना खाता था, फिर मैं अपने अपार्टमेंट में चला जाता था। एंड ऐसे ही दिन गुजरने लग गए थे। मैं अपनी स्टडीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके चाइना वापस जाना चाहता था। मैं बहुत दिनों से अपने मम्मी और फादर से नहीं मिला था, इसीलिए मैं बेताब था अपनी मम्मी और फादर से मिलने के लिए। एंड अभी मैं अपने स्टडीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपने घर वापस जाना चाहता था, तो इसलिए मैं अपने मन लगा कर स्टडीज़ कर रहा था। ऐसे ही फाइनल एग्ज़ाम भी बहुत करीब आने लग गया था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी पर पढ़ने बैठा था, तभी वहाँ पे वांग जी आया था। वांग जी वहाँ पे आया था, मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया था, वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि रात के 8 बज गए थे। लाइब्रेरी बंद होने का 9 बजे लाइब्रेरी बंद होता है। एंड मैं 8 बजे अभी वहीं पे बैठा हुआ था और पढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ पे वांग जी आया था। वांग जी आने के बाद वो भी कुछ बुक ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वो बुक ढूंढने आया है, बुक लेकर वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो बुक लिया, बुक लेने के बाद वो वहीं पर एक साइड पर टेबल पर जाके बैठ गया और वो वहाँ पर उस बुक को पढ़ने लग गया था। अब वो मेरे सामने है, मैं कैसे पढ़ाई कर सकता था? इसीलिए मैं अपने साइड कॉर्नर से, अपने आंखों के साइड कॉर्नर से उसे बार बार देखने लग गया था। वो बहुत ही ध्यान से उस बुक को पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों उसके चेहरे को जब भी मैं देखता था मुझे एक अजीब सा फीलिंग होता था। इतने दिन हो गए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। खैर बातों में पहले से ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता था, वो भी अब चला गया था। सो इतने दिनों बाद उसे एक करीब देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लग गया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे उसे देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, उसे टच करने का मन कर रहा था, उसे चिक्स पर हाथ फेरने का मन कर रहा था। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था, बस दूर से उसे देख सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई तो मुझसे होगा नहीं, अगर वो मेरे सामने रहेगा तो पढ़ाई तो बाहर में जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बुक्स के साइड से कॉर्नर से मैं उसे देखता रहता हूँ, बस जैसा बोल वैसा काम, मैं उसे देखने लग गया। तकरीबन ऐसे देखते देखते पता नहीं कब लाइब्रेरी आ गया और मुझे बोला कि टाइम हो गया है, अब जा सकते हैं। फिर क्या, मैं उठ गया और वहाँ से जाने लग गया था। लिटरली जाने के टाइम भी मैं उसे देख रहा था। वहाँ पे लाइब्रेरियन उसके पास भी गया था और उसके साथ कुछ बात कर रहा था। मुझे नहीं पता क्या बात कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद अब फाइनल्स के लिए मैं प्रिपरेशन लेने लग गया। एंड ऐसे करके फाइनल एग्ज़ाम भी सामने आ गया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम था। अगर इसे फेल कर दिया तो मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली थी। और हाँ, ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहता था। इसीलिए खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि हाँ, एग्ज़ाम मैं सही कर लूँगा। एंड इसमें मैं पूरा दोस्त वांग जी को देना चाहूँगा। इसकी वजह से मैं ठीक से प्रिपरेशन भी नहीं ले पाया, क्योंकि हर वक्त जब भी मैं पढ़ाई करता था तभी ये ऊपर से कहाँ से आके टपक जाता था, मुझे खुद नहीं पता था। हाँ, उसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। हमेशा मेरी नज़र उसके पास चला जाता था। फिर भी मैं अपने आप को संभाल कर पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता था। एंड ऐसे ही मैंने फाइनल एग्ज़ाम भी पार कर लिया। फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट का दिन जब मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि लिटरली मैं सुबह का उठ भी नहीं पाया था। एंड मेरे दोस्त आके मुझे घसीट कर यूनिवर्सिटी लेके गए थे। मैं डरते डरते अपने
अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए चला गया था। फिर जब मैं रिज़ल्ट देखने के लिए गया था, मैं हैरान हो गया था। मैं सेकंड आ गया था। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था, लिटरली मैंने वहाँ पे जाकर डांस कर लिया था। खैर मैं खुश था और मुझे ये भी पता चला कि फर्स्ट पोजीशन में वांग जी था। वांग जी जो इंटेलिजेंट था पढ़ाई पे। हाँ, ये मुझे पहले से पता था कि ये इंटेलिजेंट है। सारा दिन तो बुक में पढ़ा रहता है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा तो कौन होगा? लेकिन नहीं, मैं उसकी तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हँसता था, खेलता था, कूदता था हमेशा और बहुत मस्तियाँ करता था। मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं था। खैर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं रिज़ल्ट में सेकंड आ गया था। खैर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए मैंने फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का सोचा एंड जैसा बोला वैसा काम मिल गया और बहुत ज़्यादा मज़ा किया। एंड फाइनली मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिल गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ये अमेरिका में मेरा 1 साल गुजर गया था। खैर 1 साल वहाँ पे रहने के बाद अब थोड़ी देर ब्रेक मिला है तो मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करता, इसलिए मैं अपने घर वापस गया चाइना जाने के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वहीं पे मुझे पता चला कि मेरे फादर का एक दोस्त है जिसका बेटे के साथ वो मेरी शादी तय करना चाहते थे। मैंने पहले मना किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो टाइम ले सकता है, यानी कि मैं टाइम ले सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टाइम लूँगा, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी हाँ कर दिया था। बस और क्या, ऐसे ही 3 महीने मैं अपने फैमिली के साथ गुजारा एंड फैमिली के साथ गुजारने के बाद फिर से मैं अमेरिका वापस आ गया अपनी स्टडीज़ को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। एंड ऐसे ही मैं अपनी स्टडीज़ पर अब मगन हो गया था एंड मैं वांग जी को भी देखा था। वांग जी भी अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया था। हाँ, अब वो दिखने कम लग गया था, पता नहीं वो ज़्यादातर अब कैंटीन में नहीं आता था और लाइब्रेरी पर भी नहीं आता था। उन 3 महीने जब मैं वेकेशन पर था अपने फैमिली के साथ, मैंने उसे बहुत ज़्यादा याद किया था एंड जब मैं वापस अमेरिका वापस आया अपनी स्टडीज़ को फिर से पूरा करने के लिए, तब भी मैं वांग जी को बहुत कम देखा करता था, पता नहीं कहाँ चला जाता था। हाँ, खैर ऐसे ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म किया एंड मुझे पता ही नहीं था कैसे मैं इन 3 साल अमेरिका बिता दिया एंड अमेरिका में पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं फिर से अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद मैं अपनी फैमिली से मिला एंड फैमिली से मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली मेरी पढ़ाई खत्म होगी एंड मैं अब खुद एक बिज़नेस चला सकता हूँ। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड मेरे फादर भी खुशी-खुशी मान लिया एंड ऐसे ही मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू कर दिया। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे ग्रोथ करने लग गया था। बीच में मेरे फादर ने मुझे फिर से वही टॉपिक उठा कर दिया कि हाँ, उनके एक दोस्त है जिसके बेटे के साथ वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उन्हें पता था मेरी सेक्सुअलिटी कि मैं लड़कों को भी पसंद करता हूँ। खैर उन्हें पता नहीं था पहले, जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ तो उन्होंने पहले थोड़ा-सा लाइक होता है ना फैमिलीज़ पेरेंट्स में थोड़ा मनमुटाव थोड़ा-सा हुआ था, लेकिन हाँ, उन्होंने खुशी-खुशी मान लिया था मेरी ये सेक्सुअलिटी को एंड मैं ग्लैड था कि मेरे फादर इतने अच्छे थे एंड उन्होंने सोचा कि मेरे रिश्ता वो उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स करना चाहते थे। मैंने पहले डिसएग्री किया था, उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बहुत मनाया एंड मैंने भी कहीं न कहीं हाँ कर दिया था क्योंकि मैं क्या ही करूँ, वांग जी जिसका दिल मैं जीतना चाहता था वो तो मैं जीत ही नहीं पाया। उसके बाद मैं अब क्या ही कर सकता, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया था एंड मेरे फादर तो खुश हो गए थे। उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। मैं बस अपने काम में मगन हो गया था क्योंकि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। मैं एक कंपनी चलाने लग गया था। हाँ, मैंने एक कंपनी खोल लिया था एंड वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही मेरे शादी का डेट भी फिक्स किया गया था। मुझे नहीं पता मेरा हस्बैंड दिखता कैसा है। हाँ, मेरे फादर ने मुझे फ़ोटो दिया था देखने के लिए, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था फ़ोटो देखने का क्योंकि बिज़ी हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं उस फोटो को देख ही नहीं पाया। खैर अब धीरे-धीरे मेरी शादी का वक्त भी आ गया। शादी में ट्रेडिशनल तरीके से सब कुछ फिक्स किया गया था। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैंने ट्रेडिशनल रोब पहना था। ट्रेडिशनल चाइनीज़ रोब बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एंड मैंने उस हैवी रोब को वेयर किया था। इस बार उन लोगों ने कुछ अजीब सा रख दिया था जिसकी वजह से मैं सामने देख भी नहीं पा रहा था। फाइनली मेरी शादी होना स्टार्ट हो गया था। मैं नर्वस भी था, साथ ही साथ पता नहीं कुछ अजीब सा फीलिंग्स भी मेरे अंदर काम कर रहा था। खैर वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरी और उसकी शादी खत्म हुआ, यानी कि मेरे हस्बैंड का। फाइनली मैं अब शादीशुदा बन गया था। शादी में सब लोग खुश थे सिवाय मेरी, क्योंकि उस टाइम को भी मुझे एक ही फेस नज़र आ रहा था वांग जी का। खैर मैंने अब उसे बुला देने का सोचा और मैंने मूव ऑन करने का सोचा, इसीलिए तो मैंने शादी किया एंड फाइनली मैंने शादी कर लिया था। उसके बाद मेरे फादर और मेरे हस्बैंड के फादर ने मिलकर हम लोगों को एक मैंशन दिया। वो मैंशन बहुत बड़ा था। खैर मैं और मेरे हस्बैंड मैंशन आ गए थे। मैंशन आने के बाद मैंशन को देखकर मैं खुश हो गया था क्योंकि ये मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जैसा कि मेरा घर था। मेरा घर भी मैंशन की तरह ही था एंड फाइनली मैं अब इन झमेले से बाहर निकल सका था एंड अभी मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता था। इसी वजह से मैं घर में आने के बाद ही तुरंत ही चेंज कर अपने स्टडी रूम पर चला गया था। हाँ, मैं काम करने के लिए बैठ गया था। आज मेरा वेडिंग नाइट था, लेकिन फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टडी रूम में जाके अपने काम को करने लग गया था एंड मुझे नहीं पता मेरा वो हस्बैंड कहाँ गया था। उसके बाद मैं काम करते करते मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं कब वहाँ पे सो गया था। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मैं बेड पर था। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद अपनी कंपनी में जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकल गया। तब भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि शायद वो भी काम पर चला गया था, क्योंकि ऑफकोर्स उसका भी कंपनी है। मैंने सुना है वो भी अपने तरीके से एक कंपनी खोला है। वो अपने फादर का कंपनी नहीं चलाता था। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करता है नहीं करता है, बस मैं अपने काम में बिजी हो गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे थे। मैं अपने हस्बैंड को देखता भी नहीं था और वो भी शायद मुझे देखने में इंटरेस्टेड नहीं था और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे करके 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद फाइनली काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं जब घर आया, घर आने के बाद मैंने देखा मेरे मेंशन पर मेरी मम्मी फादर थे, साथ ही साथ मेरे ससुराल के भी मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी थे। मैं हैरान हो गया था। आने के बाद जब मैंने मम्मी से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तब उन लोगों ने कहा कि एक छोटा सा ट्रिप उन लोगों ने तय किया था, वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, यानी कि हनीमून। जी हाँ, हनीमून ट्रिप। यह सुनने के बाद तो मेरे सिर के ऊपर एक मानो आसमान टूट पड़ा था। खैर
मैं अब क्या ही कर सकता था। मैंने बहुत मनवाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग मानने वालों में से तो था नहीं। उसके बाद क्या, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए स्विट्ज़रलैंड। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को इस टाइम को पूरा इग्नोर किया था। ना ही मैं अपने हस्बैंड के फेस की तरफ देख रहा था और ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा था। मैं वहाँ पे जाते जाते भी काम कर रहा था एंड शायद उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने भी शायद मुझे परेशान नहीं किया और इसके लिए मैं ग्लैड फील कर रहा था। और ऐसे ही करके हम लोग स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। स्विट्ज़रलैंड पहुँचने के बाद हम लोगों के लिए एक होटल बुक किया गया था, जहाँ पे वो लोग हमें लेके गए थे। एंड वहाँ पे जाने के बाद तो मैं शॉक हो गया था। वो हनीमून स्वीट बुक किया था हम लोगों ने एंड ये देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने फादर के ऊपर आया था। मुझे पता है ये उनका ही काम हो सकता था। वेल, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान ना देकर अपने काम पर बिजी हो गया एंड ऐसे ही मैं भी काम कर रहा था और शायद मुझे लग रहा था कि वो भी शायद काम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया और मैं भी काम कर रहा था। ऐसे ही करके रात भी हो गया था। रात होने के बाद अब मुझे नींद आ गया था, इसलिए मैंने अपने लैपटॉप को बंद किया और मैं जब सोने के लिए गया था तब उस बेड में उस इंसान को देखकर मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। लिटरली मेरे हाथ पे जो लैपटॉप था, मेरे हाथ से वो लैपटॉप भी गिर गया था। मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पे सामने जो बैठा था मेरा, वो भी कुछ कम हैरान नहीं था, वो भी हैरान हो गया था एंड वो भी अपनी आंखों को भरी भरी करके देख रहा था। यहाँ पे मैं चिल्ला कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सेम तरीके से उसने भी मेरे ऊपर चिल्ला कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हम दोनों एक साथ ही हैरान हो गए थे। इनफैक्ट मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उसका फेस एक्सप्रेशन यही बता रहा था कि उसे भी खुद पता नहीं था कि वो मुझसे शादी किया है। जी हाँ, वो वांग जी था। वांग जी जिसे मैं यूनिवर्सिटी से पसंद करता था, वो मेरे सामने था एंड वो मेरा हस्बैंड बन गया था। मुझे खुद नहीं पता था। यहाँ पे जैसे मैं शौक था, ठीक वैसे ही शायद वो भी शौक था, क्योंकि उसका फेस एक्सप्रेशन मुझे यही बता रहा था। खैर, उसके बाद क्या, मैंने उसके साथ बात किया और उसने भी मेरे साथ कुछ देर बात किया। उसके बाद हम लोग सोने चले गए। कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ था एंड ऐसे ही हम लोग स्विट्ज़रलैंड आए थे। स्विट्ज़रलैंड में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड मैं अपने काम को छोड़कर वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था एंड इसीलिए मैंने बहुत बार वांग जी को बोला था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वांग जी सिर्फ अपना काम का बहाना लगाकर बैठ जाता था। मुझे बहुत बुरा लगा था उसके रिजेक्शन के, इसीलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और मैं भी अपने काम पर लग गया। ऐसे ही हम लोग स्विट्ज़रलैंड में बिताए थे। लिटरली स्विट्ज़रलैंड में हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। एक रूम पर बैठकर, एक ही रूम के छत पर बैठकर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों में कोई भी बात नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे हर्ट फील हो रहा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हाँ, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया एंड ऐसे ही हम लोगों का स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप भी खत्म हो गया। हम लोग लिटरली कहीं पे भी नहीं गए थे। रूम पर बैठकर सिर्फ 2 जगह पे बैठकर काम कर रहे थे। वांग जी जो बेड पर काम करता था और मैं सुबह पे बैठकर काम करता था। मैं कभी कभी वांग जी को देखता था, लेकिन वांग जी मुझे एक बार भी घूर कर नहीं देखता था। मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लग ही रहा था कि ये शादी उसके मर्जी से नहीं हुआ है एंड कहीं ना कहीं मेरी मर्जी से भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जिसके साथ मेरी शादी हो रहा है वो मेरी पसंद का ही लड़का है। स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप खत्म होने के बाद हम लोग फिर से घर वापस आ गए। आने के बाद वो भी बिजी हो गया और मैं भी बिजी हो गया एंड ऐसे ही टाइम बीतने लग गया था। टाइम के साथ साथ हम दोनों की बातों के साथ साथ हम लोग की मुलाकातें भी कम होने लग गई थी। वो अलग रूम में सोने लग गया था और मैं भी अलग रूम में सोने लग गया था। हम दोनों में बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गया था। संडे के दिन भी वो काम करता था, लेकिन हाँ, मैंने संडे के दिन छुट्टी लिया था ताकि मैं उसके साथ बात कर पाऊँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, लेकिन वो मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर भी और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी। खैर, मैंने एक भी शब्द उसे नहीं बोला था एंड ऐसे करके टाइम बीतने लग गया था। मुझे पता ही नहीं था कब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। और मेरे मम्मी फादर कभी कभी आते थे मुझसे मिलने के लिए, तब अचानक कहाँ से वो आ जाता था और मेरी मम्मी फादर से अच्छे से मिलता था, बात करता था। उसके बाद वो दोबारा अपने काम पे बिजी हो जाता था। जब घर में कोई नहीं होता था तब वो मुझसे बात भी नहीं करता था, थोड़ा बहुत बात कर लेता था, उसके बाद वो फिर से काम करने चला जाता था एंड ऐसे ही टाइम बीतने के साथ साथ कैसे हमारी शादी का 1 साल बीत गया मुझे खुद नहीं पता। 1 साल बाद शादी का एनिवर्सरी था। उसे याद भी नहीं था कि हमारी शादी का 1 साल का एनिवर्सरी भी आने लग गया था सामने। मैं खुश था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी था, इसीलिए मैं पूरी तरीके से वांग जी को सरप्राइज़ करना चाहता था एंड इसीलिए मैंने पूरे घर को सजाया था जब वो घर पे नहीं था। एंड जब मैंने पूरे घर को सजा लिया था तब लिटरली 12 बजे वांग जी घर आया था एंड लिटरली वांग जी जब घर आया था मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि उसके साथ एक लड़की होगा जो उसके साथ एकदम चिपका हुआ था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था उसके ऊपर, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। वो लड़की वांग जी को लेकर मेरे ही सामने से मेरे ही घर के अंदर आकर उसे लेकर रूम में चला गया था। रूम में चला जाने के बाद वांग जी, मुझे नहीं पता वांग जी के रूम में क्या हुआ। उसके बाद मैं दोबारा लिटरली मैं वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुका एंड मैं अपने रूम पर चला गया था। मैं बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो लड़की क्या कर रहा था। मुझे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि वो लड़की ने वांग जी के साथ शायद वो सब किया था एंड वांग जी शायद एंजॉय कर रहा है मेरी और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी में उसने एक लड़की को लाया। मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसके बाद मॉर्निंग पर जब मैं उठा था, उठने के बाद मेरी हालत अच्छी नहीं थी, मेरा सिर भी दर्द कर रहा था एंड मैंने सोचा कि चलो मैं अपने आप को ठीक कर लिया था। मैं फिर भी वांग जी को एक बार जाके हैप्पी एनिवर्सरी बोलना चाहता था एंड इसीलिए जब मैं उठकर उसके रूम के पास गया, उसका रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था एंड मैं जब उसके रूम के अंदर चला गया तब मैंने देखा कि वो अपनी शर्ट को पहन रहा था। वहाँ पे वो लड़की नहीं था, मुझे नहीं पता, शायद वो लड़की चली गई होगी। उसके बाद मैं जब उसे देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं था, उसका शर्ट जो भी पहन रहा था और उसका पैंट का जिप भी खुला हुआ था, मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बस उस वक्त मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 साल मैंने बर्दाश्त कर लिया था उसका हर चीज़, लेकिन अब नहीं। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इस बार वांग जी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सीधा उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो मुझसे जवाब देने की बजाय वो कन्फ्यूजिंगली मुझे देख रहा था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, फिर मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं उसके ऊपर मारने लग गया था एंड मैं उसे मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत।
बस मेरी अपनी भड़ास मैंने उसके ऊपर उतार दिया एंड यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। अब फाइनली यहाँ पे विंग कहता है एंड इसलिए मैंने उसे मारा। मन तो करा है कि मैं अभी जाकर उसे मारूं। इन 1 साल में उसने किया है मुझे इग्नोर, काम 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 करके। मैंने भी काम किया, मैंने भी अपना कंपनी खड़ा किया, लेकिन इतना क्या काम है कि अपने हस्बैंड को टाइम ना दे पाऊँ। उसने घर में लड़की को लाया, मेरे घर में, हमारे घर में 1 साल का एनिवर्सरी भी उसने बर्बाद कर दिया एक लड़की को लाकर। तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा? आप लोग खुद बताइए, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा उसने जो किया। इसलिए मैंने आज उसे मार दिया। सच में अगर वो सामने होता ना मैं और भी मारता उसे, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने उसे घर से निकाला। अब वो जहाँ भी जाए बस मेरे घर में ना आए। और ये थी मेरी और उसकी स्टोरी। वैसे कुछ खास नहीं था, हाँ, ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब यहाँ से हम लोग सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। वांग जी जो अपने पिछवाड़े को पकड़ पकड़ कर चल रहा था और उसकी पूरी गर्दन, उसके पूरे बॉडी पर मार्क बन गए थे। वो चलते चलते अपने कार पर आया और कार पर आकर कार पर बैठते हुए कहता है उसने सब कुछ बता दिया है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैं ही गलत हूँ, मैंने क्यों उसे इग्नोर किया। इग्नोर होने का भी रीज़न है, मैं ऐसे क्यों उसे इग्नोर करता, क्योंकि मैं खुद उसे पसंद करता था। समझे नहीं ना? बताता। उसने ज़रूर यही कहा होगा कि उसके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग यूनिवर्सिटी पर हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग यूनिवर्सिटी पर नहीं हुआ था। उसके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग एक मॉल पे हुआ था। उस वक्त मैं अमेरिका शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे अपार्टमेंट के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं मॉल पे गया था। वहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे, जहाँ पे वो लोग भी मेरे साथ वहीं पे स्टडीज़ करने के लिए आए थे एंड मैं और वो लोग साथ में ही रहते थे। ऐसा नहीं कि हम लोगों का अपार्टमेंट सेम था, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते थे वो जगह सेम था। इसीलिए हम लोग एक साथ मिलकर शॉपिंग के लिए गए थे। उस वक्त मेरे साथ फर्स्ट मीटिंग वीन के साथ हुआ था। मुझे नहीं पता उसे याद है या नहीं, लेकिन उसके साथ मेरी उस टाइम को ही मीट हुआ था, जहाँ पे वो किसी के साथ था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो किसी के साथ था। फर्स्ट जब मैंने वीन को देखा था, मुझे पहले नज़र में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम दिख रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था और क्यूट भी था। उसके लिप्स के नीचे वो मोल देखकर मैं और भी अट्रैक्ट हो गया। खैर उस वक्त वो अकेला खड़ा था एंड मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जा रहा था। तभी मेरी नज़र उसके ऊपर गई थी और उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था। फिर जब मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर गया ना, तब भी वो लड़का कुछ खरीद रहा था एंड कुछ चीज़ें देख रहा था एंड मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ जा रहा था। लेकिन कुछ देर में मेरी जो स्माइल थी वो एकदम फीका पड़ गया जब एक लड़की उसके पास आया और उसके हाथ को रैप कर लिया था। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि ये कौन है। फिर जब मैंने उस लड़की से सुना कि बेबी और क्या खरीदना चाहते हो यहाँ पे, ये सुनने के बाद तो मैं हक्का बक्का रह गया, हाँ, हैरान हो गया। और फिर मैं खुद को बुद्धू बोलकर खुद को मनवा रहा था कि हाँ, इतने सुंदर हैंडसम लड़के का कोई गर्लफ्रेंड तो ज़रूरी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर लोग लड़कों को पसंद करें। सो दैट्स वाई मैंने भी उस टाइम को उसे इग्नोर करना सही समझा, लेकिन जैसा सोचना था वैसा मुझसे नहीं हुआ। मेरे माइंड में वो घुस गया था जो मेरे माइंड से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस टाइम से मैं शॉपिंग करने के बाद घर वापस तो चला गया, लेकिन मेरे माइंड से वो निकला ही नहीं। मैं अपने आप को समझा रहा था कि उसका एक गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है, तो क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ, ना ही उसके बारे में मैं कुछ भी जानता हूँ। सो उसके बारे में याद करके क्या फ़ायदा। मैं अपने आप को यही मनवा कर बस अपने आप को शांत कर रहा था। 2 दिन बाद मेरा कॉलेज था, सॉरी यूनिवर्सिटी था एंड यूनिवर्सिटी का मेरा उस दिन फर्स्ट डे था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। 2 दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी आया। यूनिवर्सिटी आने के बाद मैंने अपने मन को समझाया कि हाँ, अब मैं एक नया जगह पर आया हूँ, नए लोगों के साथ मिलूंगा, नए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हो जाऊँगा एंड उन लोगों के साथ मैं दोस्ती करूँगा तो शायद मेरे माइंड से वो लड़का हट जाएगा। मुझे नहीं पता उस लड़के का नाम तब क्या था। फिर जब मैं कॉलेज का एंटर किया था फर्स्ट डे, उस इंसान को मैं देखकर हैरान हो गया। विंग मेरे आंखों के सामने था जो किसी के साथ बात कर रहा था एंड मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ने के बाद मैं शॉक हो गया था। मैंने सोचा कि मैं नए यूनिवर्सिटी पर आने के बाद मैं उस लड़के को भूल जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरी आंखों के सामने आ गया। ये तो वो हो गया ना, आगे खाई पीछे कुआ और बीच में मैं ही फंसा हुआ। हाँ, तो मैं क्या कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे इग्नोर ही करूँगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे से उसे इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद मुझसे बात करना चाहता था या फिर कुछ और करना चाहता था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं उसे इग्नोर करना चाहता था। जैसा बोलना वैसा काम। मैंने अपना इग्नोरेंस वाला एक्टिंग स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इग्नोर उसे कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था कि वो मेरे अटेंशन गेन कर रहा था और मैं ये नहीं चाहता था। इसमें मेरे पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ सकता था। मैं एक ऐसे फैमिली पर बिलोंग करता था जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हमेशा रहता था। मेरे फादर खुद स्ट्रिक्ट थे एंड मेरे मदर भी स्ट्रिक्ट कम नहीं थे, वो भी घर पर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिस वजह से मैं भी एक स्ट्रिक्ट इंसान की तरह बचपन से पैदा हुआ। उसके बाद जब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया, तब भी मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। तो मैं उसी रास्ते पर खड़ा होने का सोचा और मैंने अपने आप को विंग से दूर रखना ही सही समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा अटेंशन बार बार गेन कर लेता था। उस टाइम जब मैं कैंटीन पर था, पता नहीं क्यों वो शायद मेरे पास आ रहा था या फिर मेरे सामने से गुजर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था एंड मैं कहीं ना कहीं डर भी रहा था। पता नहीं क्यों डर रहा था, बस उस टाइम मेरे माइंड में जो आया सिर्फ उस वजह से शायद डर रहा था। मैं चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। उसने मेरे मुँह के ऊपर पूरा खाना गिरा दिया।
मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आया था। यूनिवर्सिटी के सारे लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरस, इतना ज़्यादा शेम फील हुआ और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे विंग के ऊपर आया था। उस वक्त मैंने विंग को बहुत कुछ सुनाया, मेरे मन में जो भी आया मैंने वो सब कुछ सुना दिया। उसके बाद मेरे मन को जितना सुकून मिला था ना, बस उसे लेकर मैं वहाँ से चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आया था। मुझे लग रहा था कि वो मुझे सबके सामने एम्बैरस करना चाहता था। वो क्यों ऐसा करना चाहता था मुझसे, मुझे नहीं पता। शायद उसे कहीं ना कहीं मुझसे चिढ़ मची रहती थी, मुझसे गुस्सा था, या फिर वो लोगों को ये साबित करना चाहता था कि वो बेस्ट है, क्योंकि मैं पढ़ाई पे हमेशा अच्छा था एंड मैं अच्छा पढ़ाई करता था। शायद इसीलिए वो चाहता था कि वो मुझे नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठ जाए। हाँ, इस वजह से मैं उससे बात और भी नहीं करना चाहता था और मैं उससे उतना ही दूर धीरे धीरे चला जा रहा था। मेरे मन में कहीं ना कहीं वो तो था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसे दूरियां बनाने लग गया। 2 हफ्ते मैं उसे ना ही मिला था, ना ही मैंने उसे देखा था। 2 हफ्ते मैं कैंटीन ही नहीं गया था, सिर्फ मैं डायरेक्ट क्लास करता था और क्लास से सीधा वापस घर जाता था। इन 2 हफ्ते अपने आप को बहुत समझाया कि ये लड़का ना ही मेरे लिए सही है और ना ही किसी और के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परवट टाइप का था, हमेशा हर किसी के साथ फ्लर्ट करता था। हाँ, मेरी नज़र में वो आता था, क्योंकि हर वक्त वो एक लड़के के साथ रहता था जिसका नाम शायद एंथनी होगा, मुझे नहीं पता। खैर, पूरे यूनिवर्सिटी को पता था कि एंथनी एक गे है, यानी कि वो लड़कों को पसंद करता है, और वही लड़का यानी कि एंथनी विंग के साथ हमेशा चिपक कर रहता था, जिसकी वजह से मुझे तो क्या पूरे यूनिवर्सिटी को लगता था कि कहीं ना कहीं उन दोनों में रिलेशनशिप है। खैर, मैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल वहीं पर जाकर रुक गया था एंड कहीं ना कहीं मुझे विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं सेक्सुअलिटी को लेकर कभी भी किसी को जज नहीं करता, इनफैक्ट मैं खुद को नहीं करता, क्योंकि मुझे जब पता चला था कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ, यानी कि मैं लड़कों को भी पसंद करता हूँ, तब मैंने परवाह नहीं किया, क्योंकि लड़कों को देखकर मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं आती थी। लेकिन जब विंग को जब मैंने देखा था, तब शायद मुझे लगा था कि हाँ, लड़कों पे भी मेरा इंटरेस्ट है। खैर, मैंने अपने आप को बहुत समझाया। 2 हफ्ते बाद मैं ग्राउंड पर अपने दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा था, लेकिन बात करते करते मुझे नहीं पता मेरी नज़र एक जगह पे गया जहाँ पे विंग था। विंग ऐसे नहीं था, विंग किसी के ऊपर था और किसी को किस कर रहा था, वो भी लेट कर। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था उसके ऊपर। उसे कोई शर्म नहीं है, यूनिवर्सिटी के इतने सारे लोगों के सामने उसने एक लड़की को किस किया, वो भी लड़की के ऊपर उठकर। हाँ, उसे कोई और जगह नहीं मिला था उस लड़की को किस करने का, एकदम बीच में यूनिवर्सिटी के इतने सारे लोगों के सामने उसने एक लड़की को किस किया था। उसके बाद वो हंस भी रहा था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, मैं उस टाइम वहाँ पे एक बार भी नहीं रुका, मैं डायरेक्ट वहाँ से चला गया था। मेरे दिल में तो खून खौल रहा था, विंग के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। उस लड़की किस तरह से शर्मा रही थी, मुझे देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना, मन तो कर रहा था कि मैं उस लड़की को विंग से दूर कर दूँ और विंग को मैं 2-4 चाटे मार के बोलूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को किस करने की। लेकिन वो हक मेरा नहीं था, मेरा हक नहीं था उसके ऊपर। अगर होता ना, मैं 2-4 ठीक चाटे मार के उसको समझाता कि ऐसे भले लोगों के सामने किसी को किस मत करो, और तुम्हें किस करने के लिए किसने अलाउ किया। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस इतना ही, आहे बनने के अलावा और ये सब देखने के अलावा। उसके बाद तो मैं उससे अब मिलना ही नहीं चाहता था, बस मैं अब अपनी पढ़ाई पर एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था। इसीलिए मैं पूरी तरीके से अब उसे इग्नोर करने लग गया था एंड मैं इन 2 महीने पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस किया था। हमारा एग्ज़ाम भी इन 2 महीने में कंप्लीट हो गया एंड इन दिनों मैं विंग को नहीं देख पाया था। खैर, मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करके अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से क्लियर किया। उसके बाद 2 महीने बाद मैं फ्री हो गया एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बहुत मुझे मनवा कर पब में लेके गए थे। पब में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत क्राउडी एरिया था और साथ ही साथ मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं पब में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़बरदस्ती करके मुझे वहाँ पे लेके गया। खैर, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके भी देखना चाहता था, क्योंकि मैंने कभी भी पब में नहीं गया था। फॉर माई फादर की स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं नहीं जा पाई। खैर, तो पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला था पब में जाना, लेकिन ये मेरा लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था, सच में सबसे वर्स्ट डे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। खैर, मैं बार में जाने के बाद बार काउंटर पर बैठा हुआ था और मेरे सारे दोस्त एकदम बीच में जाके डांस कर रहे थे लड़कियों के साथ। खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों के साथ डांस करने में, मैं चुपचाप वहाँ पे सिर्फ जूस पी रहा था। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कोई और भी है जो लिटरली, पता नहीं मेरा आंखें कहाँ करके घूम कर चली गई थी एक कॉर्नर पर, जहाँ पे एक इंसान को देखकर मुझे फैमिलियर लगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, फैमिलियर कौन हो सकता है मेरा। मैंने उसे इग्नोर किया। कुछ देर बाद मेरा दिमाग अचानक टंग करके बचा और फिर मुझे डाउट होने लगा कि मैंने उस इंसान को कहीं देखा है। फिर मैंने फॉलो करने लग गया जहाँ मैंने उसे देखा था। मैं कॉर्नर पर जा रहा था, उसी कॉर्नर पर जहाँ पे मैंने उस इंसान को देखा था। धीरे धीरे मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद पहले मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद मैं जब और भी अंदर गया ना, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जहाँ पे मैंने एक इंसान को देखा, जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। वहाँ पे 3 लड़कियाँ थीं और साथ ही साथ एक लड़का था। उस लड़के को मैं पहले देख नहीं पाया था, लेकिन वो लड़का ड्रंक था, मैं ये समझ गया था। मैं धीरे धीरे वहाँ पे गया जहाँ पे 3 लड़कियाँ थीं जो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से टच कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, मुझे लगा कि शायद वो लोग कुछ और कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से जाने लगा था। फिर मेरे कानों में एक आवाज़ आया एंड मैं वहीं पे फ्रोज़ हो गया था। ये आवाज़ मैं पहचानता हूँ, हाँ, मैं भूल नहीं सकता। ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजता है हमेशा, जब भी मुझे बुरा लगता था। एंड मैं वहीं पे फ्रोज़ हो गया।
वो विंग था। हाँ, विंग। विंग के साथ 3-4 लड़कियाँ थी एंड वहाँ पे विंग हंस रहा था, उन लड़कियों के साथ बात कर रहा था। वो लड़कियाँ किस तरह से उसे टच कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हुआ था। हाँ, उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा उम्मीद था, लेकिन वो भी उम्मीद टूट गया था। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, मैं गुस्से में पीछे मुड़ा था एंड पीछे मुड़ने के बाद मैंने चिल्लाकर विंग का नाम लिया था। विंग, जो पहले मेरे आवाज़ को शायद सुन नहीं पाया था, मैंने दोबारा चिल्लाकर विंग का नाम लिया। फिर जाके विंग मेरे आंखों में देखा, जहाँ पे मैं सच में हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। वहाँ पे विंग उठता है, उठने के बाद वो मेरे पास आया। विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मैं ये समझ पा रहा था क्योंकि उसके मुँह से बहुत बहुत अल्कोहल की स्मेल आ रहा था। मैं लिटरली वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे विंग आने के बाद विंग वो मेरा कॉलर पकड़ा और उसने मुझे ये कहा, हे तुम इतना घमंडी क्यों हो? हाँ, खुद को क्या समझते हो? हैंडसम हो इसीलिए खुद में बहुत घमंड है ना? हाँ, तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। तुम्हें पता है तुम मेरा अटेंशन डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हें पता है कितना दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो। हाँ, तुम इग्नोर करते हो। कितना एरोगेंट हो तुम। हाँ, खुद में बहुत घमंड है ना, बहुत घमंड। तुम एक नंबर के खरूस अकरू हो। तुमसे कौन बात करना चाहे? और किसने कहा तुम हैंडसम हो? हाँ, तुम जैसे बदसूरत इंसान को मैं भाव भी नहीं देता। बाहर में जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से उस लड़कियों के साथ चला गया। मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, और सबसे ज़्यादा मुझे ये पता चला कि वो मुझे घटिया समझता है। घटिया तो वो है, वो मुझे घटिया बोल रहा था और वहाँ पे वो लड़कियों के साथ मौज कर रहा था, मैं कर रहा था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, सबसे ज़्यादा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हुआ था। फिर मैं 1 मिनट भी नहीं रुका, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। यूनिवर्सिटी से मैंने एक लेटर प्रिंसिपल को दे दिया था, मुझे छुट्टी चाहिए था, वो भी 2 महीने का। मैं उन 2 महीने अपने घर चाइना गया था। चाइना जाने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा था कुछ दिन, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। हाँ, ये छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए छोटी नहीं थी, क्योंकि पहली बार किसी के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे फील हुआ था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये अट्रैक्शन प्यार में बदल जाएगा। हाँ, वो 2 महीने मैंने अपनी फैमिली को दिया था। मेरे साथ मेरा भाई भी था, लैन शीचन। मैंने लैन शीचन को सब कुछ बताया था एंड लैन शीचन ये सब सुनने के बाद वो भी गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा था एंड मैं खुद उससे दूर रहना चाहता था। लैन शीचन ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं और साथ ही साथ अपने ड्रीम के बारे में सोचूं, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। इसलिए मैंने भी अपने ड्रीम के बारे में सोचने का फैसला ले लिया था। खैर, ऐसे ही 2 महीने मैंने वहीं पे बिताया था एंड 2 महीने बाद फाइनली मैं दोबारा अमेरिका वापस गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरा मूड तो नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी दोबारा जाऊँ, लेकिन हाँ, मुझे जाना होगा, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करना होगा। एंड वो यूनिवर्सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे मैं पढ़ता था एंड मैं ऐसे ही उस यूनिवर्सिटी से नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं दोबारा उस यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अब उस लड़के को दोबारा नहीं देखूंगा, उसका शक्ल भी नहीं देखूंगा। इसीलिए मैं अब पूरी तरीके से उससे दूर रहने लग गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे एंड धीरे धीरे मेरे बर्थडे का डेट भी आ गया था। बर्थडे पर मैंने सोचा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया फॉर माई स्टडीज़। तो मैं यहीं पे अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने वाला था, यानी कि मेरा फर्स्ट बर्थडे अब बाहर होने वाला था। हमेशा मेरी बर्थडे मेरी फैमिली के साथ ही मैं गुजारता था, लेकिन इस बार मेरी फैमिली के साथ मैं नहीं कर पाया था एंड उस टाइम मेरा बर्थडे था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा विश किया एंड मुझे बहुत सारी गिफ्ट दिया। खैर, फिर भी मैं थोड़ा सा उदास था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाया। उस दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल ग्राउंड पे गया था। वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने बास्केटबॉल खेला क्योंकि मेरे मूड सही नहीं था, इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल मेरा फेवरेट गेम था एंड मैं हमेशा जब भी मैं उदास होता था तो मैं बास्केटबॉल खेलता था अपने मूड को सही करने के लिए। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे ज़बरदस्ती वहीं पे लेके आया एंड मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा किया। बहुत देर तक खेलने के बाद फाइनली मैं थक गया था, इसीलिए मैं वहाँ पे एक जगह पे जाके बैठकर पानी पी रहा था। तभी मैंने नोटिस किया विंग को। विंग आ रहा था, विंग के हाथों में फूल था और साथ ही साथ केक भी था। मैं तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। मैंने सोचा कि विंग यहाँ कैसे करें। विंग के हाथों में केक था और आज मेरा बर्थडे था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं फिर से धक धक करने लग गया था, दिल धड़कना। और विंग को आते हुए देखकर मुझे नर्वसनेस फील हो रहा था। मैं उसे देख रहा था, विंग धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसके चेहरे पर वही बनी सा स्माइल, उसके लिप्स के नीचे वही मूल मुझे अट्रैक्ट कर रहा था एंड मैं उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया था। इतने दिनों बाद मैंने उसे देखा था। हाँ, इतने दिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। मेरे अंदर उतना गुस्सा था, लेकिन एक ही मिनट में मेरे अंदर से सारे गुस्सा जैसे बाहर उड़न हो गया उसे देखकर। वो मेरे पास आया एंड मैंने सोचा कि वो शायद मुझे विश करेगा, लेकिन उसने मुझे विश का दूर की बात है, उसने मेरे मुंह पर केक फेंक कर मारा। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे जो मेरे बास्केटबॉल गेम प्ले देख रहे थे एंड वो लोग मेरे को देखकर इतना ज़्यादा हंस रहे थे। मुझे फिर से एम्बैरस फील हो रहा। फिर से मुझे विंग के ऊपर गुस्सा आया। विंग ने फिर से मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की। फिर से सबके सामने इतना ज़्यादा एम्बैरस फील करवाया। सबके सामने मैं अपने सिर को ऊपर भी नहीं कर पा रहा था। पूरे शरीर पर मेरा केक का क्रीम लग गया था, मेरे फेस पर केक था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। और ऊपर से एक लड़का जो थोड़ा सा मोटा दिखा था, उसके पास
एक बुके चला गया था। आई मीन विंग ने जो बुके लाया था शायद वो किसी और के लिए ही लाया होगा, मेरे लिए शायद नहीं लाया होगा, या फिर अगर मेरे लिए भी लाया होता फिर भी वो सिर्फ मुझे मजाक उड़ाने के लिए और मुझे इंसल्ट करने के लिए वो फूल लाया था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, मेरा अच्छा खासा दिन उसने बर्बाद कर दिया था। सबके सामने मैं एम्बैरस हो गया था एंड मेरा खून इतना ज़्यादा खोल गया था, ऊपर से मेरे साथ और भी कुछ होने लग गया था। मैं गुस्से में उसे सिर्फ एक चीज़ कह के गया था कि दोबारा उसकी शक्ल मुझे ना दिखाए। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी मेरी पूरी बॉडी पर जलन शुरू हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था एंड जब मैंने उस क्रीम को थोड़ा सा टेस्ट किया मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उस पर वो केक नहीं था, उस पर मिर्च था। इतना ज़्यादा चिली था कि लोग अगर इसे खाएंगे तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा, और ये विंग ने जानबूझ के किया था ताकि वो मुझे स्पाइसी खिलाकर मार सके। उसे पता था शायद कि मैं स्पाइसी नहीं खा पाता था, मुझे स्पाइसी से एलर्जी था, मैं एकदम ही नहीं खा पाता था, मैं माइल्ड खाना खा पाता था। लेकिन उसने जानबूझकर उस केक में मिर्च मिला दिया था ताकि मुझे जलन हो, तकलीफ़ हो और उससे वो खुश होता। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, मैंने उससे बहुत कुछ सुनाया। फिर मैं वहाँ से चला गया था। जाने के बाद लिटरली मैं अपने मुँह को पूरी तरीके से धोया, लेकिन फिर भी मेरा जलन नहीं जा रहा था। फिर मुझे वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं इस जलन को मैं कमा नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे एक ऑइलमेंट दिया उसे लगाने के लिए। फिर मैंने उसे अपनी पूरी बॉडी पर लगाया ताकि मेरा वो जलन कम जाए एंड फाइनली जाके मेरी जलन ठीक हुआ था। एंड उसके बाद मैं कुछ दिन रेस्ट करने के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी गया। इस बार मैंने उसे टोटली इग्नोर किया, पहले की तरह ही। एंड मैं शॉक हो गया कि इस बार वो भी शायद कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा था, या फिर वो भी शायद मुझे तंग करना छोड़ दिया था। खैर, इससे मैं भी खुश था कि हाँ चलो, इसके दिमाग में कुछ तो आया, उसका अकल तो ठिकाने आया। एंड अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। अब मैं अपनी स्टडीज़ पर पूरी तरीके से फोकस करने लग गया था। मैंने सुना है कि वो भी अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे थे उसके बारे में। खैर, मैं उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग गया था, और अभी धीरे धीरे फाइनल्स भी आ जाएंगे सामने, एंड इसलिए मैं पूरी तरीके से अब फोकस कर रहा था। बीच में मेरे फादर ने भी मुझे कॉल किया था, अपने स्टडीज़ के बारे में पूछा। मैंने अपने स्टडीज़ के बारे में बोला, एंड मेरे फादर ने भी स्ट्रिक्टली मुझे बोल दिया था कि अब मैं अपने स्टडीज़ पर पूरी तरीके से फोकस करूँ, इधर उधर की बातों पर फोकस ना करूँ। और मैंने भी ठान लिया था कि नहीं, इस बार फाइनल एग्जाम है, इस बार मैं पूरी तरीके से अपनी फोकस करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, एंड ऐसे ही एक दिन मैं लाइब्रेरी पर जाने वाला था कुछ बुक लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो बुक्स नहीं थे। एंड मैं अब डिसाइड कर रहा था कि मैं अभी स्टडीज़ लाइब्रेरी में करूँगा। रात का वक्त हो गया था, एंड रात के तभी शायद 8 बज रहे होंगे, तो मैं वहाँ पे लाइब्रेरी पर चला गया। लाइब्रेरी जाने के बाद मैं कुछ बुक ढूंढ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो बुक मिल गया। मिलने के बाद मैं जाकर अपने टेबल पर जाकर बैठा, एंड मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे विंग भी होगा। एंड मैं खुद शौक था कि ये लड़का पढ़ता भी है। मुझे तो लगता था कि ये लड़का ऐश करता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, और शायद वो सब भी करता है। खैर, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग गया, मैं वो बुक पढ़ने लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आइस विंग की तरफ जा रहा था, विंग जो पढ़ रहा था, एंड मैं उसे देख रहा था। जब मैं उसे देख रहा था, मैंने नोटिस किया कि वो भी मुझे देख रहा है। मैं खुद शॉक हो गया था कि ये लड़का मुझे क्यों देखेगा। खैर, फिर भी मैंने अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं उसे नहीं देख रहा था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपने बुक को पढ़ रहा था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मैं उस बुक में जो भी कुछ लिखा था, मैंने एक भी शब्द नहीं पढ़ा था। मेरी आइज़ बार बार विंग की तरफ जा रहा था, और विंग भी उस बुक को पढ़ रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे देख रहा था, और ये मैं नोटिस कर पा रहा था। और उतनी बार ही मेरा कान लाल हो रहा था। हाँ, मैं समझ पाता हूँ जब भी मेरा कान लाल होता है, क्योंकि जब भी मुझे कोई ऐसे देखता है, लाइक वो जब मुझे देखता है, तो मेरा कान जलने लगता है, एंड मेरा दिल की धड़कन अचानक ही बीट करने लगता है। खैर, कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। वो मुझे देख रहा था, और मैं कभी कभी उसे देख रहा था। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश भी था कि वो मुझे देख रहा है, एंड कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि फाइनली शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा है। कि फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ये लड़का मुझे पसंद करेगा, कभी नहीं। अपने आप को मैंने शांत किया था। कुछ देर बाद लाइब्रेरियन आया था, एंड लाइब्रेरियन आने के बाद उसे कुछ बोला, फिर वो उठकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वो लाइब्रेरियन मेरे पास आया, एंड मैं उनके साथ बात करने लग गया। वो लाइब्रेरियन मेरे फादर के बारे में पूछ रहे थे। मेरे फादर को वो जानते थे, एंड उनके साथ मेरी अच्छा रिश्ता था। मैं उनके साथ कुछ बातें करने लग गया था। उसी बीच वो वहाँ से चला गया था, एंड उसके बाद मैं कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। अब फाइनल एग्जाम भी बहुत पास आ गया था, और इस बार मैं फाइनेंस के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था। मैं एक भी गलती फाइनेंस पर नहीं कर सकता था, मेरे फादर ने स्ट्रिक्टली कह दिया था, और मैं अपने फादर की बात को ना मानूं ऐसा हो सकता है। खैर, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी इस फाइनल एग्जाम के लिए, एंड फाइनली फाइनल एग्जाम सामने आ गया। मैं उतना ज़्यादा नर्वस नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा घबराहट मुझे हो रहा था फाइनल के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत संभाला। इन दिनों जब भी मैं पढ़ाई करता था, मेरे साथ विंग की कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाता था। खैर, मैं उसे देखता था एक नज़र, उसके बाद मैं चला जाता था अपनी पढ़ाई करने के लिए। एंड दिमाग में वो मेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे स्टडीज़ को मैंने छोड़ा नहीं था, एंड इसी वजह से मैंने अपने फाइनल एग्जाम पर बहुत अच्छा मार्क लिया था। फाइनल एग्जाम के खत्म होने के बाद मैंने खुद को रिलैक्स कर लिया था। कुछ दिन बाद मेरा फाइनल का रिजल्ट आने वाला था, एंड मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन मैंने अपनी रिजल्ट देखने के लिए यूनिवर्सिटी गया। जाने के बाद मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लिया था, और मैंने ये भी देखा कि सेकंड पोजीशन पर विंग था। विंग भी इंटेलिजेंट था। हाँ, मैंने इसे गलत सोच लिया था कि वो पढ़ाई पर अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, उसने सेकंड पोजीशन ले लिया था, काफ़ी अच्छा कर लिया था। क्या कहीं ना कहीं मैं भी खुश था उसके लिए, एंड खुद के लिए भी खुश था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैंने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लिया था। मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फाइनल एग्जाम के बाद फाइनली हम लोगों को 3 महीने का छुट्टी मिल गया था, एंड इन 3 महीने में मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। जैसा बोलना था वैसा ही काम किया। मैंने सीधा चाइना लैंड किया, एंड चाइना जाने के बाद
चाइना का ही शहर बीजिंग गया। बीजिंग में ही मेरी पूरी फैमिली रहती थी। मेरी पूरी फैमिली में मेरे अंकल, मेरे भाई, मेरे मदर और मेरे फादर रहते थे। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। इन 3 महीने मैंने अपने फैमिली के साथ बिताया एंड मेरे फादर ने इन दिनों मुझे एक शॉकिंग बात बताई। मैं उसे सुनने के बाद हैरान हो गया। मेरे फादर ने मुझे कहा कि उनका एक दोस्त का बेटा है जिसके साथ वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं ये सुनने के बाद तुरंत ही मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे फादर ने मुझे यही कहा था कि मैं वक्त लूँ, लेकिन मैंने सीधा बोल दिया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। खैर मेरे फादर ने मुझे कहा कि एक बार सोचने के लिए। मैंने तो बस कह दिया कि ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन मेरा दिमाग में ये था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही लड़का यानी कि विंग आया गया था एंड मैं विंग के बारे में सोच रहा था। क्या विंग मुझे प्यार करेगा? क्या मैं कभी विंग से शादी कर पाऊँगा? पता नहीं क्यों मेरे माइंड में यही घूम रहा था। लेकिन अपने दिमाग से मैंने इसे साइड किया और 3 महीने मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत मज़ा किया। मेरे फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया एंड मेरे फादर ने भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। खैर इन दिनों वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुए थे, मेरे साथ अच्छे से बात किया और अपना जो स्ट्रिक्टनेस था उसे थोड़ा सा कमा दिया था, जिस वजह से मैं ग्लैड था। एंड मैंने 3 महीने बहुत अच्छे तरीके से अपने मम्मी और फादर के साथ यानी कि मेरे पूरे परिवार के साथ मैंने अच्छा बिताया था। एंड फिर से मैं दोबारा अमेरिका गया अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं अब अपनी पढ़ाई पर पूरी फोकस करने लग गया था। एंड अब ना मैं विंग को बहुत कम देखा करता था। पता नहीं विंग कहाँ था, विंग ज़्यादातर अब दिखाई नहीं देता था। एंड इससे मेरा ही फ़ायदा हो गया था क्योंकि मेरे फादर ने जाने से पहले मुझे एक बार कहा था कि मैं उनका नाम रोशन करूं। एंड इसी वजह से अब मेरे दिमाग में उनकी बातें छप गई थी। एंड इसलिए मैंने अब सोच लिया था कि मैं उस लड़के के पीछे अब दोबारा नहीं जाऊंगी और उस लड़के के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। एंड ऐसे ही करके मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ को 3 साल में कंप्लीट किया। मुझे पता भी नहीं था कि ये 3 साल कैसे गुजर गए। खैर फाइनली 3 साल बाद मेरी स्टडीज़ को पूरा करने के बाद मैं दोबारा अपने घर चाइना वापस आया। चाइना वापस आने के बाद वो लोग देखकर मुझे बहुत खुश हो गए। एंड फाइनली मैं भी खुश था कि अपनी स्टडीज़ को मैंने पूरा किया। अब बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज मैंने ले लिया था। मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मैं उनके बिज़नेस को हैंडल करूं, लेकिन मैंने डायरेक्ट मना कर दिया क्योंकि मैं अपने तरीके से बिज़नेस करना चाहता था, अपने तरीके से मैं बिज़नेस खोलना चाहता था। मेरे फादर पहले मानना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने बहुत समझाया एंड मेरे भाई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। भाई तो ऑलरेडी वो बिज़नेस संभाल रहे थे एंड मैं खुद चाहता था अपने पैरों पर खड़ा हूँ, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की एंड मेरे फादर को मैंने मनवाया। फाइनली मेरे फादर मान गए। उसके बाद मैंने अपनी तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट किया था। बिज़नेस की शुरुआत पहले अच्छा नहीं गया, लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की और हाँ मैंने अपने फादर का बिल्कुल भी हेल्प नहीं लिया था। मैंने अपने फादर के बिना हेल्प लिए पूरी कोशिश करके मैंने अपना कंपनी खड़ा किया। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत गए एंड मेरे फादर ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी उनके फ्रेंड के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। मैं पहले एग्री होना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे फादर ने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं मान गया। एंड कहीं ना कहीं अब मुझे विंग से मूव ऑन भी करना था क्योंकि विंग मेरा कभी नहीं हो सकता था। मेरे माइंड में यही था, लेकिन ऐसा सच में था नहीं था। मैं जब हाँ कर दिया था ना, उसके बाद मेरे फादर ने मुझे कुछ पिक्चर्स ला के दिया था। खैर मैंने बिना इंटरेस्ट के साथ उस पिक्चर को साइड में रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये कौन था और मुझे देखने का कोई हक मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपने काम पर फोकस करने लग गया था। इन दिनों धीरे धीरे डेट भी सामने आ गया था। उन लोगों ने डेट भी फिक्स कर लिया था, शॉपिंग भी कर लिया था एंड मुझे जगह जगह लेके गए थे। खैर उन टाइम में भी मैं अपने हस्बैंड को देखने का कोई भी इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं था। मैंने अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि जो भी है आगे देखा जाएगा, अब सिर्फ फोकस करूँगा फ्यूचर पर। इसीलिए अपने काम पर मैंने पूरा मगन दिया एंड मैंने अपने कंपनी को धीरे धीरे ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। एंड फाइनली मेरा बिजनेस खड़ा हो गया था एंड मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे मेरे इस काम से एंड मैं खुद भी खुश था। एंड ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। शादी का दिन मुझे रेड ड्रॉप पहनाया गया। वो लोग शादी को ट्रेडिशनल रखना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने मान लिया। इसीलिए मैंने एक रेड ड्रेस पहना था। मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक 3 पीस सूट पहनूंगा, लेकिन उन लोगों ने ट्रेडिशनली शादी को रखा था। खैर मैंने मान लिया। उसके बाद मैं वेट करने लगा मेरा हस्बैंड का। कुछ देर बाद मेरा हस्बैंड भी आया। मुझे नहीं पता, उसका फेस नहीं देख पा रहा था, उसका फेस ढका हुआ था। खैर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसके साथ मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद उन लोगों ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया। अपार्टमेंट नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं मैंशन गिफ्ट किया था। खैर मैं और मेरे हस्बैंड मैंशन चले गए। मैंशन चले जाने के बाद मेरा जो हस्बैंड था वो डायरेक्ट कहीं पे चला गया। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी अपना एक रूम लिया और वहाँ पे चला गया। वहाँ जाने के बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं अपने काम पर लग गया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज मेरा वेडिंग नाइट था उस इंसान के साथ जिसे मैंने देखा ही नहीं है। खैर मैं काम करते करते टाइम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने जब घड़ी पर देखा तब लिटरली 2 बज चुके थे। 2 बज गए थे। अब मुझे थोड़ा सा सोना था क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने की वजह से मेरे गर्दन पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसीलिए मैं बेड पर जाने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने बाहर नोटिस किया रोशनी थी। पूरे मेंशन में अंधेरा था क्योंकि रात हो गई थी, इसीलिए सब लोग सो गए थे। वहाँ पे कुछ सर्वेंट भी थे। खैर मैं आने के बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि शादी में ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ खा लिया था। तो मैं जाने ही वाला था सोने के लिए, लेकिन तभी मैंने देखा कि किसी रूम का लाइट जला हुआ था। मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कोई सोया हुआ था, वो भी स्टडी टेबल पर। मैंने नोटिस किया कि वो नाइट सूट वेयर किया हुआ है। इसका मतलब वो मेरा हस्बैंड ही होगा, जिसका चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा। खैर इसी बहाने मैं उसका फेस भी देख लेता। मैं वहाँ पे गया। मुझे लगा कि उसे उठाना ज़रूरी था क्योंकि ऐसे स्टडी टेबल पर सोएगा तो उसके बॉडी पर पेन रहेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे जाकर जगाऊंगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसके सामने गया, मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। लिटरली मैंने अपने मुँह पर हाथ रख दिया था। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। मैं किसी सामने देख रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा शॉक लगा था। मैं कुछ देर तो वहीं पे फ्रोज खड़ा था। उसके बाद मैं होश में आया। होश में आने के बाद मैं ध्यान से उसका फेस देखा। ये वो इंसान था जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतना ज़्यादा शॉक था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसके चेहरे को टच किया। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो मेरे सामने था। वो विंग था। हाँ विंग।
विंग मेरे सामने था, वो भी सोया हुआ था। मैं शॉक हो गया था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड तब मेरे दिमाग में टंकर के बजा। मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोटो नहीं देखा था। फिर मैं दौड़ कर अपने रूम पर गया, अपने रूम के ड्रॉयर पर मैं फ़ोटो को लिया। उसके बाद मैंने फ़ोटो को चेक किया। हाँ, मैं सही था, ये मेरा हस्बैंड है। मैंने विंग से शादी किया। लिटरली मैं पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसके बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लिटरली मेरा दिल तो जैसे डांस कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैं दोबारा उसी स्टडी टेबल पर गया। जाने के बाद मैंने उसे गोद में उठाया, क्योंकि ऐसे वो सोता तो उसका पूरा बॉडी पेन करता। मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर मैंने उसे लिया एंड मैंने उसे अपने बेड पर सुला दिया था और मैं खुद उसके सामने उसी बेड पर सो गया था। मैंने पूरी रात उसे देखा। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वो मेरे सामने था, मेरी आंखों के सामने मेरे साथ सो रहा था और वो मेरा हस्बैंड था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे देखते देखते मैं कब सो गया मुझे खुद नहीं पता। फिर मॉर्निंग को मेरी आंखें खुली। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं हमेशा ही 5 बजे उठता था एंड मैं 5 बजे उठकर पहला चेहरा मैंने विंग का देखा था। विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था। उसके लिप्स से नीचे वही मोल, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था एंड मैं उसे देख रहा था। कुछ देर उसे देखने के बाद फिर मुझे उठना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑफिस था। फिर मैं उठकर फ्रेश होने के बाद मैं रेडी होने के बाद मैं फिर से विंग की तरफ देखा। विंग भी अभी सो रहा था और अभी 7 बज रहे थे। मैं इतनी जल्दी उसे उठाकर क्या करता। खैर, मैं वहाँ पर जाने के बाद उसे एक फॉरहेड पर किस किया और मैं वहाँ से चला गया था। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं विंग से दूर जाऊँ। फिर मैंने अपने ऑफिस पर बहुत मुश्किल से गया। जाने के बाद पूरा दिन काम करते करते मैं सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ विंग था। विंग से मेरी शादी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी खुशी तो तब जाके मिट्टी हुआ जब मैं अपने घर वापस आया था। घर वापस आने के बाद मैंने देखा कि विंग एक अलग रूम पे जाके सो गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं उससे जाके बात करूँगा, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक करके सो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मॉर्निंग पर उसके साथ बात करूँगा। तो मैंने अपने रूम पर जाके सोना पसंद किया। फिर मैंने अपने रूम पर जाके सो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद मैं फिर से विंग को ढूंढने के लिए निकला। मैं पूरे मेंशन में विंग को ढूंढ रहा था। एक सर्वेंट आकर मुझे बताया कि विंग चला गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद वो बिजी था, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरा हस्बैंड जो है वो खुद का कंपनी चलाता है। खैर, मुझे लगा कि हाँ, वो अपने काम में बिजी होगा, इसीलिए वो चला गया होगा। इसीलिए मैं फिर खुद रेडी होकर वहाँ से चला गया। मैं अपने ऑफिस पर चला गया और अभी रिसेंट कुछ डील्स के बारे में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। ये डील्स पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया था अपने काम पर। और इस वजह से ना ही मैं विंग से बात कर पा रहा था और ना ही विंग मुझसे बात कर रहा था। शायद वो भी मेरी तरह बिजी था, इसलिए मैंने प्रॉपर टाइम उसे देना चाहा, क्योंकि मैं भी एक प्रॉपर टाइम पाना चाहता था, ताकि मैं अपने काम को क्लियर कर पाऊँ और उसके बाद मैं विंग को वक्त दे पाऊँ। एंड ऐसे ही करके कुछ दिन बीत गए। 1 महीने बीत गए थे। 1 महीने में विंग और मैं एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते थे। खैर, मैं उससे बात करना तो चाहता था, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं नहीं देख पा रहा था और ना ही मैं उससे बात कर पा रहा था। लगातार एक के बाद एक डील्स मुझे कंप्लीट करना था एंड एक प्रोजेक्ट उसे कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इस वजह से मैं उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था और कहीं ना कहीं से मैं खुद थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। खैर, फाइनली 1 महीने बाद जब मेरे काम में थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं विंग के साथ बात करूँगा एंड विंग के साथ थोड़ा प्रॉपर टाइम बिताऊँगा, और इसीलिए मैं घर जा रहा था। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया हाईवे पर वहाँ पे 2 इंसान थे। मैं उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन मैं ध्यान से देखा तो वहाँ पे विंग था एंड विंग के साथ एक लड़की था। वो लड़की विंग के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। मैं थोड़ा सा अजीब मैं शॉक हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि वो कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन मैं अपनी कार को साइड में रखा। साइड में रखने के बाद मैं वहाँ पे देखा, वहाँ पे मैं कार से ही उन दोनों को देख रहा था। वो लड़की वहाँ विंग के हाथ को पकड़ के बात कर रहा था। वहाँ पे विंग उसे कुछ बोल रहा था। मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, क्या बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने ये नोटिस किया कि वो लड़की विंग को हक कर रही थी एंड विंग भी उस लड़की को हक बैक किया, उसे हटाने के बजाय। एंड ये देखने के बाद मैं वो सब याद करने लग गया कि विंग किस तरह से पब में वो सब करता था, लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता था एंड वो सब कुछ मेरे दिमाग में आ गया एंड मेरा दिल फिर से एक बार टूट गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कार चलाकर वहाँ से 1 मिनट पर ना रुककर मैं वहाँ से डायरेक्ट मेंशन वापस आ गया। मेंशन वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरे फैमिली वाले वहाँ पे आ गए थे। मैं शॉक हो गया था, मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब था, इसीलिए मैं बिना बात कहे वहाँ से अपने कमरे पर जाने लगा था। लेकिन तभी मेरा मदर इन लॉ मुझे रोकी और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो मेरे लिए एक हनीमून प्लान कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरी और विंग की हनीमून ट्रिप स्विट्ज़रलैंड पर तय किया था। मैं इससे खुश नहीं था। ऑफ कोर्स मैं खुश कैसे रहता। मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता था जो ऑलरेडी ऐसे इतनी सारी लड़कियों के साथ सोता होगा। मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं मना करना चाहता था, लेकिन मेरे मदर इन लॉ का फेस देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ नोट किया और बस डायरेक्ट अपने रूम पर चला गया। जाने के बाद लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरा चीज़ें को फेंकने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। बस अपने आप को सिर्फ गुस्से में उबलते हुए देख रहा था, कुछ नहीं कर सकता था मैं। अपने आप को शांत करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस बार विंग से बात नहीं करूँगा। मैं अब उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा। वो मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड की तरह रहेगा, बट मैं उसके साथ वो सब रिश्ता नहीं कर सकता था जो वो उस लड़कियों के साथ करता था। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने आप को उससे दूर रखने का सोचा एंड बस मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा तो ज़रूर, लेकिन मैं उससे ना ही बात करूँगा और ना ही उससे कोई भी इंटरेस्ट रखूँगा। मैंने दिमाग में ये सोच लिया था। उसके बाद मैं और विंग स्विट्ज़रलैंड गए। स्विट्ज़रलैंड जाते भी मैं उसे नोटिस नहीं कर रहा था। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था कि मैं उसे
उसे इग्नोर कर दिया था। एंड लिटरली स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए एक हनीमून स्वीट बुक किया गया था, जिस पर मैं पूरा इंटरेस्टेड नहीं था। एक भी इंटरेस्ट मुझे नहीं आ रहा था विंग के साथ जाते हुए। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं मेरे दिमाग में वही बार में हुई गई वो हर हर कुछ मेरे मेमोरी पर घूम रहा था। वहाँ पे उस हाईवे पर लड़की के साथ कैसे हक कर रहा था, वो सब कुछ मेरे दिमाग में सिर्फ घूम रहा था और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके साथ वहाँ पे जाऊँ, लेकिन अपने आप को मैंने कंट्रोल किया और कहीं ना कहीं विंग भी मुझे इग्नोर कर रहा था। इससे तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकता था। खैर मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं सीधा जाके बेड पर बैठ कर अपने काम पर बैठ गया। मैंने अपने आप को फ्रेश किया, उसके बाद अपने काम पर बैठ गया और वो भी काम पर बैठ गया था और मैंने भी अब उस पर इंटरेस्ट ना देकर अपने काम पर बिजी हो गया। मैं अब कुछ फाइल्स रेडी कर रहा था। इसी करते करते रात भी हो गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप को ऑफ करने ही वाला था, तभी मुझे कुछ चीज़ गिरने से एक अजीब सा शोर हुआ, कुछ चीज़ गिरने का। मैं जब सामने देखा वहाँ पे विंग खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक दिख रहा था और जिसकी वजह से मैं खुद शॉक हो गया था, क्योंकि उसका लैपटॉप नीचे गिर गया था। वो उसका काम का चीज़ है, वो ऐसे कैसे गिरा सकता था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था और मैं उससे मतलब हैरानी से उसे देख रहा था, शॉकिंगली देख रहा था। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसके बाद मैंने उसके फेस के एक्सप्रेशन को चेक किया। उसके बाद मेरे माइंड में अचानक टंग करके बजा, क्या विंग को पता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ? मेरे दिमाग में ये अचानक टंग करके बजा। उसके बाद मैंने बहुत देर तक उसे ऐसे ही घूरा। उसके बाद मेरे माइंड में टंग करके बजा कि क्या विंग को नहीं पता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ? कि इतने दिनों से उसने मुझे नहीं देखा था और इससे ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा था और उसे पता भी नहीं था कि मेरे साथ उसकी शादी भी हुई है। मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि उसे पता ही नहीं कि मैं उसका हस्बैंड था। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी सेम तरीके से रिएक्शन दिया ताकि उसे ना पता चले कि मुझे पहले से पता था कि वो मेरा हस्बैंड था एंड मुझे पहले से पता था कि वही मैं उसे ही शादी किया था। हाँ, भले ही मेरी शादी के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने उसके साथ शादी किया है, लेकिन फिर भी उसे पता ही नहीं था। क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया? फिर मैंने भी अनजान बनने का नाटक किया। हाँ, मैंने नाटक किया। मैं क्या करता उस टाइम, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि उसे पता ही नहीं था कि मेरी शादी भी उसके साथ हुआ है। एक बार मेरा चेहरा देख लेता तो क्या हो जाता उसका। और उसके बाद उसके साथ कितनी सारी लड़कियाँ शायद रात भी बिता चुकी होगी। मुझे ये सुनकर ये सोचकर भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा कि मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि कितनी सारी लड़कियाँ उसे टच किया होगा और कैसे विंग ने किसी लड़की को टच किया होगा। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब उससे बात नहीं करूँगा। एंड जैसा मैंने बोला था, मैंने उसे बताया कि हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने उसे टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड के जितने भी ट्रिप थी उसमें मैंने उसे टोटली इग्नोर किया। हाँ, शायद वो मुझे बात करने के लिए आया था, लेकिन मैंने इस बार उसे टोटली इग्नोर किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। एंड वो सब मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो सब बातें, वो सब चीज़ें, कैसे उन लड़कियों ने उसे टच किया था और कैसे उस लड़की ने उसे हक किया था। बस ये सब कुछ मेरे माइंड में घूम रहा था। मैंने इसे इग्नोर करना ही सही समझा। बस ऐसे ही मैं स्विट्जरलैंड से डायरेक्ट घर आया। घर आने के बाद मैंने अब अपने काम पर टोटली फोकस करने लग गया था। मैं अपने बिजनेस पर पूरी तरीके से फोकस करने लग गया था और मैंने विंग को इग्नोर करना ही सही समझा था। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगे थे। मैं संडे के टाइम पर भी कोई छुट्टी नहीं लेता था। मैं डायरेक्ट काम करने के लिए बैठ जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मैं उसके साथ एक भी बात करूं। एंड ऐसे ही धीरे-धीरे टाइम बीतने लग गए थे। धीरे-धीरे टाइम बीतने के साथ-साथ उसके साथ मेरी बातें भी बहुत कम हो गई थी एंड साथ ही साथ मिलना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड मैं इसे खुश भी नहीं था, मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मैं विंग के साथ उन सब लड़कियों को नहीं देख पा रहा था। एंड मुझे अभी भी लगता है कि वो अभी भी उस लड़कियों के साथ शायद वो सब करता होगा। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं मौका देना चाहता था अपने रिश्ते को दोबारा, लेकिन उस टाइम उस हाईवे पर उस लड़की के साथ उसे देखने के बाद मैंने अपनी वो आखिरी होप भी खो दिया है। मैं होप खो चुका था। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं दोबारा उसे कभी भी अपने दिल तोड़ने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने अपने दिल को मजबूत बनाने की कोशिश किया और मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही करके दिन बीतने लग गए थे। मैं उससे बात नहीं करता था और शायद उसने भी स्ट्रगल करना छोड़ दिया था कहीं ना कहीं। इससे मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि वो स्ट्रगल करना क्यों छोड़ दिया। वो पहले मुझसे बात करने के लिए आता था, थोड़ा बहुत मैं बात करता था, फिर मैं चला जाता था, लेकिन वो मुझसे बात करना छोड़ दिया था। एंड इससे मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे, धीरे-धीरे और भी टाइम बीतने लग गए थे। एंड धीरे-धीरे मेरी शादी का एनिवर्सरी भी आने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैंने अपने दोस्तों के साथ बात किया, उन्हीं दोस्तों के साथ जो मेरी यूनिवर्सिटी में थे। वो लोग मुझसे मिलने यहाँ पे आए थे एंड मैंने उनके साथ पूरी बात शेयर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार उसे मौका देकर देखो एंड इस एनिवर्सरी को तुम उससे कन्फेस कर दो कि तुम उसे प्यार करते हो। एक बार करके ही देखो वो क्या कहता है। मैं इससे कन्विंस नहीं था क्योंकि मुझे गुस्सा था उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं कैसे उसके साथ बात करूँ, जैसे कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप रखता था, वो सोता था। मैं ये सब सोचकर मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता था। मैं कैसे अपने मैं दिल को फिर से कैसे टूटने दूँ। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि वो ऐसा है यहाँ पे। उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार उसे प्रपोज़ करके देखो वो क्या कहता है। अगर कुछ भी बात है तो उसके साथ शेयर करो। मैंने अपने आप को बहुत समझाया और उनको भी समझाया। उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया और फिर मैं उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से चला गया था। उसके बाद मेरे भाई की बात हुई थी। मैंने अपने भाई को भी बहुत झिझक के, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन के साथ मैंने उनसे पूछा एंड मैंने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने सुना है विंग के बारे में, विंग के फादर के बारे में। एंड उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं एक बार विंग को मौका देकर देखूँ एंड विंग को एक बार प्रपोज़ करके देखूँ, विंग को बताकर देखूँ अपनी फीलिंग्स को, वो क्या फ़ील करता है। लेकिन मैं नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड इसी नर्वस के चलते मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से पब में गया था।
मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि एक बार जाके उसे हैप्पी एनिवर्सरी बोलो और उसे बता कर देखो कि तुम उसे प्यार करते हो। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था एंड इसी नर्वसनेस में मैं बस नहीं बोल पा रहा था। एंड मैं उस दिन पब में जाने के बाद सच में ड्रिंक भी कर लिया था, सच में मैं ड्रिंक कर लिया था। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, इतना ज़्यादा नर्वस कि मैं कह नहीं सकता था मैं कैसे बोलूँ। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए, मुझे बोला कि ये करो वो करो, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं किया है किसी के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया एंड मैंने खुद को संभाला, खुद को समझाया। उसके बाद मैं इतना ड्रंक होने की वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था। हाँ, मैंने ड्रिंक किया पहली बार एंड ड्रिंक मैं संभाल नहीं पा रहा था, मैं लिटरली चल नहीं पा रहा था। मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक ड्रंक देकर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करता, मैं नर्वसी में पी गया एंड मैं अल्कोहल मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एंड इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था एंड मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मेरे घर तक मुझे पहुंचाया एंड वहाँ पे मतलब मैंने उनको बोला था कि आधे रास्ते पर मुझे रुका दे, तो मैंने आधे रास्ते पर उनसे कहा। उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़कर मैंने बोल दिया कि वहाँ से चले जाए, तो वो लोग चले गए एंड मैं धीरे धीरे अपने मैंशन की ओर बढ़ रहा था। मैं मैंशन से थोड़ा दूर था, मैं चलकर जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स मतलब वहाँ जाए एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ विंग की मीट हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूर उतरूँ कार से, तो मैं वहाँ से उतरा। उसने के बाद मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा था कि क्या हुआ, बस मेरा धीरे धीरे आंखें बंद हो रहा था एंड पता नहीं मैं अचानक कहीं पे गिर गया। उसके बाद मुझे याद नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को जब मैंने आंखें खोला तो देखा कि मेरा मेरा बहुत कुछ बिखरा हुआ था, बहुत कुछ मेरे बाल बिखरे हुए थे एंड मैंने बहुत याद करने की कोशिश किया कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। उसके बाद एंड मैं जब सुबह उठा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर मैंने अपने आप को ठीक से अपनी शर्ट को लगा रहा था, लेकिन तभी मेरे रूम पर विंग आया। विंग आने के बाद वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। मैं शॉक था क्योंकि मेरा सर भी घूम रहा था, मैं ठीक से उसका फेस भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसके बाद वो मेरे पास आया, आने के बाद उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा और मुझे बोल रहा था कि मैं कल कल किसके साथ था, और वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, लेकिन वो उल्टा मेरे ऊपर भड़कने लगा और मुझे इतना ज़्यादा मारा। और आगे तो आप लोगों ने देखा ही है। अब यहाँ से हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट पर भी वांग जी कार चलाते हुए कहता है, और यही थी हमारी कहानी, जहाँ पे टोटली उसकी गलती थी एंड उसने मुझे मारा। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, सच में उसने मुझे कितना ज़्यादा मारा। आउच, मुझे पेन हो रहा है। वो ऐसे कहकर वहाँ से जा रहा था और फाइनली वो हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया एंड चेकअप करवाने के बाद कुछ मेडिसिन डॉक्टर उसके बॉडी पर अप्लाई किया एंड डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने इतनी बुरी तरीके से मारा। खैर, आपको ज़्यादा इंजरी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आप अब से संभाल के रहना, ठीक है। यहाँ पे वांग जी थोड़ा सा एम्बेरस हो गया था। फिर उन्होंने डॉक्टर से उसे परमिशन लिया एंड वहाँ से वो चला गया। जाने के बाद वो सीधा अपने भाई के पास गया। भाई के पास जाने के बाद उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। उसके बाद हमारे लैंग शिचन तो इतना ज़्यादा हंसे थे, लिटरली बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसे थे। वांग जी को उसके ही हस्बैंड ने बहुत मारा, कूद कूद कर मारा। लिटरली वांग जी का जो नोज़ है वहाँ पे भी बैंडेज लगा हुआ था और उसके नोज़ को देखकर हमारा लैंग शिचन तो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। यहाँ पे जो लैंग शिचन थे वो कहते हैं सच में विंग बहुत ज़्यादा बहादुर है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे इतने बड़े लड़के को मारा उसने। यहाँ पे ये देखने के बाद हमारा वांग जी गुस्से में कहता है, ब्रदर आप मेरा साइड ना लेकर उसका साइड ले रहे हो कैसे। यहाँ पे लैंग शिचन हंसते हुए कहता है, सच में, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है वांग जी तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे वांग जी अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, ब्रदर आप भी मेरे ऊपर हंस रहे हैं, सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और उसने मुझे कितना ज़्यादा मारा, मेरी कमर पे भी दर्द हो रहा है और मेरे पिछवाड़े पे मेरे पर्स पर उसने कितने जोर जोर से मारा, वो भी झाड़ू से। यहाँ पे ये सुनने के बाद हमारा लैंग शिचन तो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, झाड़ू से। ओ माय गॉड, लिटरली सीरियसली लैंग शिचन कहता है, माय गॉड, मैं हंस के फट जाऊंगा, सच में मैं फट जाऊंगा। यहाँ पे वांग जी अपने ब्रदर को हाँ करके देख रहा था। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग और एक सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉयज़ अपने कान को लगाकर ये सब सुन रहे थे। यहाँ पे वो सब क्लाइंट्स वो सब जो एम्प्लॉय वो लोग कान पत करना ये सब सुन रहे थे एंड कान लगा कर ये सुनने के बाद वो लोग भी हंस रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी जब अपने ब्रदर के ऑफिस पर आया था ना, तब सब लोगों ने वांग जी की हालत को देखा था। वांग जी के हाथों में बैंडेज था, वांग जी के सिर पर बैंडेज था, वांग जी के नोज पर बैंडेज था। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस हो गए थे। वो लोग ना वांग जी को अपने ब्रदर के ऑफिस में एंटर करते हुए देखा था एंड इसीलिए वो लोग भी पीछे जाकर देख रहे थे एंड उन लोगों ने भी ये सब सुन लिया एंड सुनने के बाद वो लोग अपने हंसी को रोक ही नहीं पाए। वो लोग भी जोर जोर से हंस रहे थे, लिटरली बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। यहाँ पे लैंग शिचन जो बाहर देखते हुए कहते हैं, देखो सब लोग तुम्हारे पर हंस रहे हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद हमारा वांग जी जो गुस्से में भागते हुए देखता है एंड बाहर सब लोग जब देखते हैं कि वांग जी उनको देख रहा है, वो लोग तुरंत ही वहाँ से भागे। यहाँ पे जो लैंग शिचन थे वो कहता है, अब उनको डरा कर क्या फायदा, जिनको डराना था उसे तुम डरा नहीं पाए और अब तुम मेरे एम्प्लॉयज़ को डराने की कोशिश करो। यहाँ पे लैंग शिचन की बातें सुनकर जो वांग जी नाराज होते हुए कहता है, ब्रदर अब आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे लैंग शिचन वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, रुको, अच्छा ठीक है मैं समझता हूँ एंड मैंने समझ लिया है, ठीक है तुम्हारा सिचुएशन, देखो जो कुछ भी हुआ है अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। मुझे लगता है तुम दोनों को ही अपने लिए एक अलग सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसलिए तुम अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक बार उससे बात करो एंड उससे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। यहाँ पे ये सुनकर जो
वांगजी था वो कहता है पर पता मैं कैसे करूँ। यहाँ पे जो लैंची-चैन थे वो कहता है एक बार कोशिश करके देखो। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तुम दोनों को एक दूसरे को लेकर। तो एक बार अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो। तुम दोनों का शादी के 1 साल हो चुका है और तुमने शायद उसके एनिवर्सरी पर उसे विश भी नहीं किया था एंड शायद इसीलिए वो नाराज़ था तुम पर। यहाँ पे जो वांगजी था वांगजी कहता है पर मैं अब कैसे उसे मनाऊँ? वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। यहाँ पे जो लैंची-चैन थे वो कहता है खुद को शांत करो और कुछ अलग सा प्लान करो उसके लिए, एक रोमांटिक सा। अगर मेरा हेल्प चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी बेस्ट देना होगा उसे मनवाने के लिए। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। हे एवरीवन, तो मैं आज वन शॉट का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा जब आपका कमेंट आएगा। क्या लगता है कि अब विंग वांगजी को माफ़ करेगा या फिर विंग वांगजी को फिर से धुलाई करने वाला है? क्या होगा आगे? और आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? इन दोनों का ओपिनियन तो हम लोगों ने सुन लिया है और उनके तरफ से हम लोगों ने स्टोरी भी सुन लिया है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गलत कौन है? गलत या दोनों है या फिर उन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है? आप लोगों का क्या थिंकिंग है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए मैं यही इस वन शॉट का फर्स्ट पार्ट यही पे एंड करता हूँ। अब इसका एक लास्ट पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा जब आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग क्यूरियस हो तो। अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं और कोई वन शॉट स्टार्ट कर दूंगा और इसे मैं फ्लॉप कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।